एपिसोड 71। वही ये सुनकर बानी उसे गुस्से में कहती है, कोई जरूरत नहीं है, उससे पहले जाकर अपना इलाज करवाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। कहकर बानी वहां से निकल जाती है, जिससे सुल्तान को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा था, बल्कि वो तो आरव और बानी के डाइवोर्स लेने से खुश हो गया था। इसलिए अकेले ही एक टांग पर डांस करने लगता है, जिसे वही दूर खड़ा आरव गुस्से में घूरते हुए कहता है, उस सांझ से पहले इस अंडस्को का सबक सिखाना जरूरी है। बहुत खुशी हो रही है इसे मेरे डाइवोर्स लेने की बात से। वही बानी सांझ के घर में अपने रूम में सो रही थी। नींद में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे छू रहा है। जिसे महसूस करते हुए बानी एकदम से अपनी आंखें खोलती है, तभी उसके कोमल स्टार और गर्म सांसें किसी के सख्त होठों के साथ घुल गई थी, जिससे बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रूम में अंधेरा होने की वजह से बानी देख नहीं पा रही थी कि कौन है, लेकिन जैसे ही बानी उसे अपने से उसे दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखती है, बानी को एक और झटका लगता है, क्योंकि उसके हाथ किसी सख्त खुले सीने पर लग जाते हैं, जिससे बानी समझ जाती है जो कोई भी है उसने ऊपर से अपनी शर्ट नहीं पहनी है। अब आगे बानी की सांसें उखड़ने लगी। तभी आरव जो उसे किस कर रहा था, बानी की उखड़ती हुई सांसों को महसूस करते हुए बानी के अंडस्को को छोड़ देता था कि अपने चेहरा बानी के गले में छुपा लेता है। तभी उसके कानों में बानी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर आरव उसे देखकर बोलता है, जब तुम्हें पता है कि मैं ही तुम्हारे करीब आ सकता हूँ तो तुम रो क्यों रही हो? आप ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना? अब क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? जो आपको चाहिए था मैंने वो दे दिया है। इस तरह से बार बार मेरे करीब आकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं आप? कि मैं कोई खिलौना हूँ जिसे आप जब चाहे वैसे खेल सकते हैं? जब मन करेगा बदला लेंगे, जब मन करेगा तो गुस्सा करके दूर कर देंगे, और जब सजा देनी होगी तुम ऐसे करीब आकर मुझे दर्द देंगे, बानी ने रोते हुए कहा। जिसे सुनकर आरव उसे अपनी बाहों में समेट कर कहता है, कोई बात नहीं, धीरे से तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि मुझे अब तुमसे क्या चाहिए। अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ, समझे? आप जाइए यहाँ से। बानी ने उसकी बाहों की कैद में छूटने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे आरव अपनी पकड़ बानी पर कसते हुए अपने करीब करके बहुत शांत ठंडी सी आवाज में कहता है, मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें उठाकर जमीन पर जोर से पटक भी सकता हूँ अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया। वही ये सुनकर डर से बानी हिलना डुलना भी बंद कर देती है और अंधेरे में आरव का चेहरा देखने की कोशिश करती है, जो खिड़की की हल्की सी रोशनी से थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। आरव ने बानी को चुप रहने के लिए कहा था और बानी अभी भी चुप थी, लेकिन अब आरव के करीब होकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो अपनी आदत के अनुसार आरव को इरिटेट करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। ऊपर से आप यहाँ पर बिना शर्ट के मेरे ऊपर लेटे हुए हैं, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आरव ने बानी से कहा, जो अंधेरे में आरव को की बात सुनकर हैरान हो गई थी कि आखिर आरव को हुआ क्या है जो पागल की तरह बकवास कर रहा है। अब बानी कुछ कहती तभी आरव बानी के कान पर हल्की सी बाइट करते हुए कहता है, चुपचाप सो जाओ वरना मैं खुद सच में सोने नहीं दूंगा, और वो भी अपने तरीके से। वही ये सुनकर बानी डर जाती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देती है, जिसके कुछ देर बाद बानी की बारी सांसें आरव के सीने में महसूस हो रही थी, जिससे आरव को सुकून और ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ दिनों में बानी डांस के दोनों राउंड भी अच्छे से क्लियर कर देती है, जिससे अब कल बानी का फाइनल था और वही बानी कल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी, इसलिए उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही बेड पे दूसरी तरफ करवट लेती है तो सामने आरव उसे घूर रहा था, जिसे देखकर बानी उठकर बैठ जाती है और उसे गुस्सा करते हुए बोली, आज आप फिर से क्यों आ गए? कितनी बार कहा है तुम्हें मुझसे तमीज से बात करा करो, और मेरी मर्जी है, मैं जब आना चाहूँ तो आ सकता हूँ। और ये बात मैंने तुम्हें क्लियर कर दी थी कि मैं रोज रात तुम्हारे साथ रहूँगा। अब ये बताओ कि तुम अभी तक उल्लू की तरह क्यों जाग रही हो, सोई क्यों नहीं, या मेरा इंतजार कर रही थी? आरव ने उसे शक की नज़रों से देखकर कहा।
जिसे सुनकर बानी उस पर हंसते हुए बोली, मेरा दिमाग खराब है जो मैं आपका इंतजार करूं। इंतजार मैं खुद क्या, मेरी चप्पल भी न करे, क्योंकि वो टूट भी जाए मेरे साथ आगे चल लेती है। बानी ने आरव का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिससे आरव बानी की बकवास सुनकर उसे दांत पीसते हुए कहता है, यू स्टॉप लाफिंग मी वरना जान से मार दूंगा तुम्हें और पता भी नहीं चलेगा कि तुम आखिर कौन हो। तो मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। वही ये सुनकर बानी डर से चुप हो जाती है क्योंकि आरव उसे बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। पिछले दिनों से आरव रोज रात को बानी के पास उसके रूम में आ जाता था, जिसका पता सांझ को बिल्कुल भी नहीं था और न ही बानी ने सांझ को आरव को कुछ बताया था, क्योंकि आरव ने उसे अच्छे से समझाकर डरा का जो कर रखा हुआ है, जिससे बानी आरव को लेकर आजकल डरने लगी थी। और बानी आरव से अब ज्यादा परेशान होने लगी थी क्योंकि उसने उसे छोड़कर भी परेशान करना नहीं छोड़ा था। बानी समझ भी नहीं पा रही थी कि आरव क्यों उसके पास आकर उसके साथ सोता है, बल्कि उन दोनों में कुछ भी नहीं था और जो एक रिश्ता मजबूरी में बना था वो उन दोनों ने खत्म कर दिया था, फिर क्यों आरव उसके करीब आ रहा है। बानी के मन में रोज रात को आरव को देखकर ये सवाल आता था जिसे वो पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे इस बारे में कुछ सवाल पूछती है तो आरव उसे कुछ बुरा बोलकर सिर्फ हट कर देगा, इसलिए अपने दिल की बात को दिल में दबा कर रखा देती है। सोचते हुए बानी की आंखें आरव की बाहों में कब नींद में झपकी बानी को एहसास नहीं होता है और वो खुद आरव को पकड़कर सो जाती है, जिसे बस आरव सोते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था और बानी के बालों पर हाथ रखकर उसे सहला रहा था। इस वक्त छोटी सी पतली सी बानी आरव के सीने पर छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सोई हुई थी, जिसकी करीबी आरव को बेचैन करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कुछ सोचकर अपने आप रोक ही लेता था। दूसरी तरफ निधि रूम में ही साड़ी चेंज करके पहन रही थी और अभी अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में पकड़ अपने दोनों हाथों से साड़ी की प्लेट्स को अच्छे से जल्दी जल्दी में बना रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा धीरे से खुला, जिसमें से वीर अभी शावर लेकर बाथरूम पहनकर बाहर रूम में आया था और रूम में आते हुए उसे निधि के खूबसूरत फिगर और नेस से भरी उसकी सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खुली गोरी कमर के दीदार हो जाते हैं, जिसका वो दीवाना था। और वही निधि जल्दी जल्दी में अपनी साड़ी में लगी हुई थी, क्योंकि वो वीर के आने से पहले साड़ी पहनना चाहती थी, लेकिन उसे अभी इस बात का आइडिया नहीं था कि वीर रूम में आ गया है, जो उसे लस्ट भरी नजरों से निधि के फिगर को स्कैन कर रहा था और उसकी गोरी कमर पर बस झपटने के लिए अब आगे बढ़ चुका था, जिसे निधि तब महसूस करती है जब पीछे से वीर उसे दबोचकर अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधा बेड पे पटक कर अपनी बाथरोब की डोरी को खोलकर निधि के ऊपर आकर निधि के अंडस्को को पागलों की तरह अंडस्को लगा था, जिससे निधि को कुछ कहने का मौका नहीं मिल रहा था। वीर निधि के अंडस्को को बेहताश ऐसे चूम रहा था जैसे प्यासे को पानी मिला हो। वीर उसके अंडस्को को जूस की तरह अपने अंडस्को से पीने लगा था, जिसका अभी तक निधि ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन जब निधि की सांस उखड़ने लगी तभी निधि वीर के सीने में हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने लगी, जिससे अब वीर उसके अंडस्को की हालत को खराब करके छोड़ देता है और निधि के गले को अंडस्को लगा और साथ ही अपने दोनों हाथ से निधि के उभार को धीरे धीरे सहलाने लगा, जिससे निधि की सांसें भारी हो रही थी और वो बहुत मुश्किल से वीर से कहती है, प्लीज डोंट। वही ये सुनकर वीर निधि को पलटकर निधि के ब्लाउज को का हुक खोल देता है और उसकी पीठ पर किस करते हुए सिडक्टिव वॉइस में बोलता है, बीवी अब न तो तुम मुझे रोक सकती हो नहीं खुद को, अब नखरे छोड़ दो। तुमने कहा था कि यू लव मी, तो बस अब मुझे भी खुद को प्यार करने का मौका दो न। लेकिन ये सब इतना जल्दी, प्लीज स्टॉप इट, मुझे दर्द हो रहा है, निधि ने मदहोशी में थोड़ा दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी पूरी खुली पीठ पर अंडस्को हुए प्यार की निशानी बनाते हुए उसे थोड़ा सा दर्द जो दे रहा था, जिससे निधि पिलो पर हाथ कसते हुए बोली, सर प्लीज रुक जाइए,
वही अब वीर निधि को सीधा पलट देता है और उसका खुला हुआ ब्लाउज जो उसके सीने पर ढीला था, जिसे वीर धीरे से अपने हाथ से निकालकर फर्श पर फेंक कर निधि को देखता है तो निधि पूरी तरह से उसके सामने थी, जिसे बस एक टक वीर अपना मुंह खुला रख कर देखा जा रहा था। और जैसे ही निधि के उभार पर हाथ रखकर उसे छूने लगता, तभी निधि अपने सीने पर हाथ रखकर उसे देखकर अपनी पलकें झुका कर कहती है, प्लीज मुझे सच में शर्म आ रही है, ये सब मत करिए। वही ये सुनकर वीर डेविल स्माइल करते हुए निधि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दबा देता है और फिर निधि के कान में धीरे से कहता है, अब कोई शर्म नहीं, मैंने देख लिया है और अब तो मुझे प्यार करना है। ये कहकर वीर निधि के सीने पर अपने हाथ रख देता है, जिससे निधि एक गहरी सांस लेने लगी और वही अब वीर उसके एक उभार को सक करते हुए अपने दूसरे हाथ से दूसरे उभार को सहलाते हुए बीच बार बार प्रेस करने लगा, जिससे निधि मदहोशी में पागल की तरह अपने निचले अंडस्को को खुद ही अपने दांत से बाइट कर रही थी। तभी वीर नीचे की तरफ बढ़कर एक झटके में उसका पेटीकोट उतार कर फेंक देता है और फिर अपने स्टार से उसकी कमर पर झुककर उसे अंडस्को लगा, जिसे निधि की पकड़ बेडशीट पर कसती जा रही थी। तभी वीर निधि को अपनी गोद के ऊपर पूरा बिठा देता है और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर निधि के कान में धीरे से कहता है, बीवी पता है तुम्हें दर्द होगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में नहीं रुकने वाला हूँ, प्लीज मुझे टॉलरेट करना। वही ये सुनकर निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती है और वीर को कुछ कहती, तभी उसे वीर का एहसास अपने अंदर हो चुका था, जिससे उसकी आंखें एक गहरे दर्द के एहसास से बंद हो गई थी और आंखों के कोने से आंसू बह निकले। वही वीर जो निधि में पूरा एक बार में समा जाता है और धीरे धीरे प्यार की गहराई में गोते लगाने लगा, जिससे उसे तो सुकून मिल रहा था, तो वही निधि दर्द में बिलखते हुए रोने लगी और रोते हुए उसके हाथ लंबे ना भी वीर के शोल्डर पर धंसते चले गए। लेकिन कुछ देर बाद उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ तो वीर के साथ खुद को भी सुकून पहुंचा रही थी, जिससे निधि की सिसकियां मौन करने लगी। कुछ देर बाद निधि और वीर एक चादर के अंदर एक दूसरी की बाहों में थे। फाइनली वीर ने निधि को पा लिया था। उसे सच में निधि आज पूरी तरह से मिल गई थी, जिसके लिए वो हर वक्त तड़पता रहता था। वही अब निधि वीर के सीने पर सर रखकर उसे मुस्कुरा कर कहती है, आई लव यू। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मुझे पता चला कि प्यार आखिर में क्या होता है। मैं आपको गलत समझती थी कि आप बस मुझसे दिखवा कर रहे हैं, लेकिन जब फ्लैट आगे फ्लैशबैक वीर की मॉम जो बस शनाया को अपनी बहू बनना चाहती थी, क्योंकि शनाया उसकी फैमिली स्टेट्स के लिए बिल्कुल केपेबल थी। लेकिन जब वीर अचानक से निधि को लेकर आ गया था, जिसे देखकर दिव्या जी को विश्वास नहीं हुआ कि उनके बेटे ने किसी अनाथ से शादी कर दी, जो न तो उनके बेटे के लायक है और न ही उनकी बहू बनने के। दिव्या कैसे भी करके निधि को वीर की लाइफ से निकलना चाहती थी, लेकिन बस शनाया को अपनी बहू बनना चाहती थी। इसलिए कुछ दिन पहले दिव्या वीर के ऑफिस ही चली गई थी, और वो भी सिर्फ निधि को उसकी औकात दिखाने, क्योंकि उन्होंने अब निधि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो निकली थी कि वीर के साथ उसकी असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रही है। इसलिए दिव्या जैसे ही ऑफिस आई थी, सीधा निधि के केबिन में घुस गई थी, जो अपना काम कर रही है। लेकिन अचानक से बिना नोक किए दिव्या जी को देखकर निधि हैरान हो गई थी, और अब तो उसे पता था कि दिव्या वीर की मॉम है, जिससे निधि उनके पास उनके पैर छूने के करीब आने लगती है। तभी दिव्या जी उससे एक कदम दूर होते हुए कहती है, मेरे सामने अपना ये नाटक मत दिखाओ। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो कैसे अमीर आदमी को मासूम बनकर अपने प्यार के जाल में बिछाना जानती है। वही ये सुनकर निधि हैरान हो गई थी कि दिव्या जी कैसी बात कर रही है उससे, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्या हुआ, भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे मकसद को कैसे जानती हूँ? मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे बेटे को प्यार नहीं करती हो, बस प्यार उसके पैसे और अपने ऐशो आराम से है। हाँ, क्यों सही बोल रही हूँ ना? देखो लड़की, मैं अपना टाइम वेस्ट तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अपने पॉइंट पर आती हूँ। जितने पैसे चाहिए वो लो, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम जैसी लड़की किसी घर की बहू नहीं बन सकती हो। जिसका बाप कौन है ये बात किसी को पता नहीं है, जिसे पता था वो अपना मजा लेकर मर गई।
छी आंटी, आप क्या बोल रही है मेरी माँ के बारे में? मैं अगर आपकी बात सुन रही हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ या जो आप मुझे गलत समझ रही है मैं गलत हूँ। मैं सिर्फ चुप इसलिए थी क्योंकि आप सर की माँ और उम्र में मुझे से भी बड़ी है, लेकिन आप मेरी माँ के बारे बिल्कुल भी गलत बात नहीं करेगी, समझी आप? इस बार निधि ने गुस्से में कहा क्योंकि कब से वो दिव्या की बुरी और जलील बातों को सुन रही थी, लेकिन जैसे ही दिव्या जी ने उसकी मां के बारे में कहा जिससे निधि चुप नहीं रह सकती थी। हाँ, निधि बहुत शांत और संस्कारी लड़की थी, वो बानी की तरह जायदा किसी को जवाब देना नहीं जानती थी, लेकिन आज अपनी मां के बारे में निधि सहन नहीं कर पाई थी। ओह, तो अब तुम जैसी लड़की मुझे बताऊंगी कि मैं कैसे बात करूं। सुन लड़की, तुझे मैंने कहा था कि मेरे बेटे की जिंदगी से खुद चली जा, लेकिन तुझे समझ नहीं आई। अब तुझे खुद मेरा बेटा अपनी जिंदगी से बेदखल करेगा, और वो भी जल्द। ये कहकर दिव्या डेविल स्माइल करते हुए उसके केबिन से चलो जाती है। वही जिसकी बात सुनकर निधि हैरान थी, वही अब वीर अपनी मॉम के सामने था और उन्हें हक करते हुए खुश होते हुए बोला, मुझे पता था मॉम, आप बस मुझे खुश देखना चाहती है और मेरी खुशी बस निधि है। थैंक गॉड निधि को बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए मैं आप लोगों निधि से मिलवाता हूँ, वो इस वक्त ऑफिस में है। दिव्या जी अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर उसके साथ निधि के केबिन की तरफ चली जाती है। वही वीर, जिसे लग रहा था कि उसकी मॉम ने सच में निधि को एक्सेप्ट कर दिया है, इसलिए वो बहुत खुश था और ये बात निधि को बताने के लिए जा रहा था, इस बात से अनजान कि उसकी मॉम ने कुछ बुरा ही सोचा हुआ है। क्यों जी? जैसे ही वीर दिव्या के साथ निधि के केबिन में एंटर होता है तभी निधि को किसी और की बाहों में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वही ये देखकर दिव्या जी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, क्योंकि ये सब उनका किया धरा था ताकि वो निधि को वीर के सामने गलत साबित कर पाए, जिससे वीर निधि से अपनी लाइफ से निकाल दे। वही निधि जैसे ही वीर को देखती है तो जो लड़का उसके पास आकर पहले से जबरदस्ती कर रहा था, जो उसी ऑफिस का एम्प्लॉय था और दिव्या जी कहने पर निधि को मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी सामने ऐसा लग दिखाई दे रहा था कि निधि भी खुद उसके साथ इन्वॉल्व हो रही थी। निधि उस लड़के को अपने से दूर करके रोते हुए वीर के पास आकर उसके सीने से लगकर रोने लगती है, और जैसे ही निधि रोते हुए वीर को कुछ बोल पाती तभी वो लड़का वीर के पास आकर बोला, सॉरी सर, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। निधि ने कहा है कि वो मुझे प्यार करती है और मैं खुद भी निधि को पसंद करता हूँ। तो हम आगे वो लड़का कुछ बोल पाता तभी वीर उसे गुस्से में बहुत बुरे तरीके से देखता है, जिससे उस लड़के की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो झूठ बोल सके। लेकिन वही दिव्या जी निधि को वीर से दूर करके एकदम से निधि के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है और उसे बुरा भला कहने लग जाती है कि वो कितनी बेशर्म लड़की है जो शादीशुदा होते हुए भी बाहर मुंह मार रही है। लेकिन वही अभी वीर को खामोश देखकर निधि को बुरा लग रहा था, क्योंकि किसी ने एक बार उससे पूछने की कोशिश नहीं करी कि क्या वो लड़का सच बोल रहा है क्या झूठ। इसलिए निधि बस चुप ही रहती है, क्योंकि अब वो गलत साबित हो गई थी तो अब किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती थी। वही वो लड़का जो मौका देखकर वहां से भाग गया था। अब दिव्या जी वीर को देखकर कहती है, वीर बेटा देख, तेरी खुशी के लिए मैंने इस लड़की को अपना लिया था, लेकिन देख रहा है तू ये क्या गुल खिला रही है। मेरी बात मान, इस लड़की को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे। वही वीर बहुत गुस्से में था और अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब और नहीं, इसलिए चिल्लाते हुए कहता है, आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे, घटिया औरत, जाओ यहाँ से वरना मैं अपना रिश्ता भूल जाऊंगा। वही ये सुन निधि रोते हुए अब जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वीर उसे बोल रही है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तभी वीर उसका फोन पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर दिव्या जी को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहता है, मॉम, आपने जो हरकत मेरी वाइफ के साथ करी है ना, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। जाइए यहाँ से, क्योंकि आप मेरी मोम नहीं हो, बस एक ऐसी औरत है जो अपनी मनमानी के लिए मेरी बीबी को इज्जत के साथ भी खेल सकती है। आज के बाद आप मेरी कोई माँ नहीं है, समझी? क्योंकि मेरी लाइफ में आप जैसी औरत को मैं बिल्कुल ठीक पसंद नहीं करता हूँ, जाइए यहाँ से।
वही वीर की बात सुनकर दिव्या जी वीर को कुछ कहती, तभी वीर उन्हें हाथ दिखाकर रोककर सीधा बाहर निकलने के लिए कहता है, जिससे दिव्या जी नफरत से निधि को देखकर चली जाती है। वही निधि जो अभी तक हैरान थी क्योंकि वीर ने उससे एक बार भी नहीं पूछा था कि आखिर हुआ क्या था और उसके लिए अपनी मॉम के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। फ्लैशबैक एंड निधि नम आंखों से वीर के गले लगकर रोते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको मुझ पर विश्वास था जो आपने मुझे उस समय गलत। आगे निधि कुछ बोल पाती तभी वीर उसे बोला, मेरी बीवी कभी भी गलत नहीं हो सकती है और मैं इतना फूल नहीं हूँ जो मुझे जैसा दिखाने की कोशिश करेगा मैं यकीन कर लूँगा। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसी है, इसलिए मुझे सब समझ आ गया था और मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास है कि मेरी बीवी मुझे क्यों चीट करेगी। अगर करना होता तो एक लड़की को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मुझे जेलस फील नहीं कराती। वही ये सुनकर निधि वीर की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहती है, वो तो आप उस समय मुझे परेशान करते रहते थे। तो बस ये कहकर निधि ने वीर को हैरानी से देखा जो उसकी कमर पर अपने हाथ की उंगलियों से सहलाने लगा था। ये आप क्या कर रहे हैं? निधि ने उसकी हरकत देखकर कहा, जिससे वीर निधि को अपने और करीब खींचकर उसके ऊपर आते हुए निधि के अंडरस्कोर पर सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, पुरानी बातें को छोड़ देते हैं और आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। मतलब? निधि ने शर्माते हुए पूछा। मतलब ये है कि बीवी, फ्यूचर में बच्चे चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करने के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। ये कहकर फिर से निधि में समा चुका था और वही निधि बस उसे फील कर रही थी। बानी का स्टेज पर डांस परफॉर्म होने वाला था। वही आरव जो आज भी जज बनकर सांझ के साथ अपनी जगह पर बैठा हुआ था और वही सुल्तान जो ऑडियंस के बीच में अपनी पलटन के साथ घिरा हुआ बैठा हुआ था और बानी को सपोर्ट करने यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन गुस्से में आरव को देखकर मुंह बना रहा था। लेकिन फिर अब उसे ये बात भी याद आ जाती है कि आरव और बानी का डाइवोर्स हो गया है, जिससे वो खुश हो जाता है। तभी स्टेज पर होस्ट बानी का नाम करता है, जिससे एक बार फिर से बानी स्टेज पर आकर लाल रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर अपना डांस करने लग जाती है। अब आगे बानी के हर स्टेप और मूव इतने अच्छे और थे कि जज की कुर्सी पर बैठे हुए सांझ और आरव दोनों अपनी सुध-बुध खो चुके थे और वही उन दोनों को देखकर सुल्तान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी बहन को देख जो रहे थे। वही बानी अपना परफॉर्म खत्म करके चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद आरव और सांझ दोनों ने अपने अपने पॉइंट एक कार्ड पर लिख कर दे दिए थे। वही सांझ ने बानी को पूरे स्कोर दिए गए थे क्योंकि बानी का डांस सच में लाजवाब था और वो खुद भी चाहता था कि बानी ही जीते। वही सुल्तान तो पहले से ही तैयार था अपनी बहन के जीतने से पहले, तभी तो उसने बानी के लिए अपने हाथों में एक फूल का गुलदस्ता लेकर आया था। सच में बानी ने सभी कंटेस्टेंट्स में बहुत अच्छा डांस किया था, जिसका हर कोई हो गया था। वही बानी स्टेज पर अपने कंपटीटर के साथ खड़ी हुई थी। इस वक्त बानी के साथ साथ सभी कंपटीटर की दिल की धड़कन तेज थी। सभी बस यही सुनना चाहते थे कि बस उनका नाम ही स्टेज पर विनर के नाम से गूंजे। वही बानी भी होप कर रही थी कि वह जीत जाए। वही सांझ और आरव भी स्टेज पर आ जाते हैं, जहां पर होस्ट विनर का नाम अनाउंस करने के लिए सिर्फ आरव को कहता है। वही आरव जो इस वक्त बानी को देख रहा था कि वो इस वक्त कितनी घबराई हुई है कि उसे देख तक नहीं रही है। वही सांझ भी सभी कंटेस्टेंट्स को एक बार उनके डांस की तारीफ करता है और जैसे ही बानी के पास आता है तो उसे देखकर बोलता है, बानी ये मत सोचना कि मैंने आज का डिसीजन अपनी दोस्ती की वजह से लिया है। तुमने सच में बहुत खूब डांस किया है, इसलिए मैंने बस जज की तरह तुम्हें देखकर अपने स्कोर दिए हैं और मुझे सच में ये होप है कि तुम ही आज विनर होंगी। वही बानी सांझ की बात सुनकर उसे अच्छा लगता है क्योंकि सांझ उसे अभी भी मोटिवेट कर रहा था। वही अब आरव उन दोनों को देखकर माइक पर बोलता है, आज का जो विनर है उसका डांस सच में बहुत ही अच्छा था, इसलिए जिसने ये डांस क्वीन कंपटीशन जीता है उसका नाम। कहते हुए आरव एक बार बानी को देखता है जो उसे देख रही थी, जिसे देखकर आरव उसे देखकर डेविल स्माइल करते हुए बानी के पास जाते हुए फिर से कहता है, उसका नाम है मिस बब्रिंदा।
मिस बृंदा आज के डांस क्वीन की विनर बनती हैं, जिससे बानी के साथ खड़ी हुई लड़की खुशी से उछलकर चिल्ला उठी क्योंकि वो जीत गई थी और वही बानी का चेहरा मायूस हो गया था क्योंकि वो हार गई थी। वही सांझ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आरव ने जिस लड़की का नाम लिया है उसका डांस इतना अच्छा भी नहीं था तो वो कैसे जीत सकती है, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वही आरव डेविल स्माइल कर रहा था जो क्यों थी वो थोड़ी देर में बानी को पता चल ही जाएगी। वही किसी और को विनर बनकर देख सुल्तान गुस्से में अपनी गन को निकालकर उस लड़की पर चलाने ही वाला था, जिसे जल्दी से सभी के नज़रों से बचकर चाली उसका हाथ से गन को ले लेता है, जिसे देख सुल्तान गुस्से में उसे देखकर बोलता है, मुझे मेरी गन वापस करो चाली, मेरी बहना ही विनर बननी चाहिए थी, इस लड़की को मैं अगर मार दूंगा तो विनर मेरी बहना होंगी। सुल्तान, पब्लिक ही यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, न मीडिया वाले भी है, ये करना ठीक नहीं है, आप अपने आप को शांत करिए, मैं ये सब देख लूँगा, आपको मेम के पास जाना चाहिए, शायद उन्हें बुरा फील हो रहा होगा, अगर आप इस वक्त अपनी बहन के साथ नहीं होंगे तो उन्हें और भी बुरा लगेगा। चाली ने सुल्तान का दिमाग घुमाकर बानी की तरफ कर दिया, जिससे सुल्तान भी घूम गया था और फिर बड़ी फिक्र के साथ बानी के पास जाना लगा जो स्टेज से जा चुकी थी। वही अब गुस्से में सांझ आरव का कॉलर पकड़कर उसे दांत पीसते हुए कहता है, तूने बानी को जानबूझकर हराया है न, बानी ने अच्छा डांस किया था, तूने उसे जानबूझकर उसे कम पॉइंट दिए। वही सांझ सच बोल रहा था क्योंकि आरव ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, क्योंकि उसने बानी को स्कोर कम दिए थे, जो बात सांझ को पता चल गई थी क्योंकि उसने बानी के स्कोर देखे तो आरव ने 0 से ज्यादा उसे कोई स्कोर ही नहीं दिया था। वही आरव सांझ से अपना कॉलर छुड़ाकर उसे देखकर बोलता है, अपनी हद में रहो, समझे, और मेरी मर्जी है, तुम होते कौन हो। वही सांझ उसे गुस्से में कहता है, तुमने बानी के साथ गलत किया है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मत करो, बस मुझसे दूर रहो, एटीट्यूड में आरव कहते हुए अब जाने लगा था कि तभी उसकी नज़र वही खड़ी बानी पर गई जो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी क्योंकि उसने आरव और सांझ की सारी बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि आरव ने जानबूझकर उसे हराया है, जिससे बानी को आरव पर गुस्सा आता है और वो आरव के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाकर कहती है, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप हर बार मुझे हट करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ते, क्या हो जाता अगर आप मुझसे अपनी पर्सनली दुश्मनी नहीं निकालते, आपने मुझे नीचा दिखाने के साथ मुझे हरा दिया, अब तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। वही आरव जो बस बानी को देखकर उसकी बात को आराम से सुन रहा था क्योंकि उसे बानी को ऐसे परेशान देखकर मजा आ रहा था, और वही सांझ जो अब बानी के पास आकर उसे बोलता है, रहने दो बानी, इस आदमी के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसे किसी की मेहनत और फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बानी आरव को घूरकर अब सांझ के साथ जाने लगती है कि तभी अराव बानी का हाथ पकड़कर उसे कहता है, अब कहाँ जा रही हो, तुम्हें उससे क्या मतलब, कहते हुए सांझ ने बानी का हाथ आरव से छुड़ाना चाहा कि तभी आरव उसे अब गुस्से में घूर कर अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर पंच मार देता है, जिससे सांझ नीचे गिर जाता है और उसे कोने से भी निकलने लगा, जिसे देखकर बानी को सांझ की फिक्र होने लगी और उसके पास जाने के लिए आरव से अपना हाथ छुड़ाने लगी थी कि तभी आरव उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिससे बानी को दर्द महसूस हुआ होता है और वो आरव को दर्द से कहती है, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। ओह रियली, तुम्हें दर्द हो रहा है, अच्छा हुआ तुम्हें दर्द हो रहा है क्योंकि तुम ये दर्द डिजर्व करती हूँ क्योंकि तुमने भी मुझे उससे कई ज़्यादा दर्द दिया है, आरव ने दांत पीसते हुए कहा, जिससे बानी उसे अपने हाथ को छुटाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं, मैं क्यों आपको दर्द दूंगी, प्लीज़ छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। ये हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा है कि तुम्हें इस सांझ के लिए छोड़ दूँ, आरव ने बानी को देखकर कहा, आपने मुझे हरा तो दिया है और क्या चाहिए आपको मुझसे, बानी ने आरव से पूछा।
ये सुनकर आरव एकदम से बानी का हाथ छोड़ देता है और जिससे बानी अपने दर्द से छुटकारा पाकर अपने की हाथ की कलाई में आरव की उंगलियों के बहुत गहरे लाल निशान को देख रही थी कि तभी उसके आवाज में आरव की आवाज सुनाई दी, तुम चाहे मुझे। वही ये सुनकर बानी आरव को कंफ्यूज्ड भरी नजरों से देखकर कुछ कहती तभी आरव ने उसे आगे कहा, मिसेज बानी आरव खुराना, तुम्हारा पति तुम्हारी बात कर रहा है, मुझे अपनी वाइफ वापस चाहिए। वही ये सुनकर बानी आरव को आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान होते हुए देखने लगी। ए फ्लैट आगे, वाइफ, क्या सच में आप मुझे अपनी वाइफ बोल रहे हैं? मिस्टर आरव खुराना, जब कोई शादी ही नहीं हुई है तो किस हक से आप मुझे वाइफ बोल रहे हैं? अरे कहीं आप उस नाटक वाली शादी की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसे हमने उन गांवों के सामने बस दिखावे के लिए करी थी और फिर उसके अगले दिन आपने मुझे से डाइवोर्स ले लिया था? ये कहकर बानी जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर आरव उसे घूर रहा देखने लगा और कुछ कहता तभी बानी एकदम से हंसना बंद कर देती है और उसके चेहरे के भाव एकदम सीरियस हो जाते हैं और वो आरव से गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, मैं आपकी कोई वाइफ नहीं हूँ, आए बात समझ में आपको? कोई रिश्ता नहीं आप मेरा आपसे। वही सांझ जो अब उन दोनों की बात सुनकर सच में शॉक में था कि आरव बानी को अपनी वाइफ बोल रहा है। सांझ को बस ये पता था कि बानी आरव की कार ड्राइवर की जॉब करती है, जो किस रीजन से थी बानी ने उसे बताया था, लेकिन ये आरव और बानी के शादी के बारे में उसको कुछ पता ही था। सांझ इस वक्त खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बानी के पास आकर उसे उसकी शादी के बारे में पूछता है। वही बानी सांझ को देखकर आरव को देखकर मन करते हुए बोली, जो उसे कुछ बोल पाता तभी आरव सांझ का कॉलर पकड़ लिया, उसे गुस्से में के कहता है, जब मैंने कहा कि वो मेरी वाइफ है फिर क्यों जानना है तुझे? कब से तुझे देख रहा हूँ मेरी वाइफ को पटाने में लगा हुआ है, साले जान से मार दूंगा तुझे अगर तुम मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आया। वो मुझसे बात कर रही है तो उसे बोलने दे और तू निकल यहाँ से, क्योंकि मैं कुछ भी भुला ले हूँ, समझा? ये कहकर आरव उसे धक्का देते हुए दूर पटक देता है, जो सीधा सुल्तान के पैर पर गिरता है जो बानी को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। सुल्तान सांझ को इग्नोर करके उसके ऊपर से ही टाप कर सीधा बानी के पास चला जाता है और आरव को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे आरव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुल्तान को कुछ पता नहीं था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जिससे सुल्तान बानी से बोला, बहना सेड मत होना, मेरे लिए तो बस तुम ही विनर हो और कोई भी नहीं। वही बानी जो फिर से सुल्तान के आने से थोड़ा चौंक गई थी, तभी आरव को घूरते हुए बोली, मैं हारी नहीं थी, इन्होंने जानबूझकर मुझे जीतने नहीं दिया। बानी की बात सुनकर सुल्तान अब गुस्से में आरव को घूरता है और उसे कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई चीटिंग करके मेरी बहना को हारने की, तुझे तो मैं अभी अपनी गोली से उड़ा दूंगा। ये कहकर सुल्तान अपनी पॉकेट में रख डालता है, लेकिन उसकी गन वहां नहीं होती है क्योंकि ये तो चाली ने ले ली थी, जिसे याद करके सुल्तान चाली को गाली दे पाता। तभी आरव उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है, सुना है तुम्हारा 50% माइंड नॉर्मल नहीं है, मीन्स यू आर मैड राइट, सो व्हाट आई डोंट केयर। सुल्तान ने उसे घूर कर देखकर कहा, क्योंकि वो आरव से नहीं डरता था। तभी आरव अब सुल्तान को इग्नोर करके कहता है, बानी ने कहता है मेरे साथ चलो, वो कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी अब तुम उसके पति नहीं हो। सुल्तान ने आरव से कहा, अब मुझे तुम मत बताओ कि मैं उसका हस्बैंड हूं या नहीं, समझे? बानी मेरे साथ चलो, आरव ने सुल्तान के बाद बानी से कहा। लेकिन वही बानी आरव की बात सुनकर न मैं सर हिला रही थी और अभी आरव के हाथ में गन देखकर डर भी रही थी, लेकिन तभी सांझ एकदम पर पीछे से आकर आरव के मुंह पर पंच मार देता है, जिससे आरव के हाथ से गन नीचे गिर गई थी। गन नीचे गिरने से आरव, सांझ और सुल्तान तीनों गन को लेने के लिए झटपटने की कोशिश कर पाते, तभी वो गन बानी खुद अपने आप में उठा लेती है और आरव और सुल्तान दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, तुम दोनों मेरी लाइफ में सच में राहु केतु हो, जब भी तुम दोनों मेरे साथ होते हो मेरे साथ कुछ अच्छा है होता है। यू इडियट, नीचे रखो उसे, वो वेपन है, आरव ने बानी को देखकर गुस्से में कहा।
जिससे बानी गन को आरव की करते हुए बकवास बंद करिए। मैं कोई आपको नौकर नहीं हूँ जो आप मुझे बात बात पर डांटते रहते हैं। बहना इसे जान से मार दो। अंडस को बहुत ही चालाक समझता है अपने आप को, बजा दो गेम इसका। सुल्तान ने बानी को उकसाते हुए कहा, जिसे आरव घूर कर देख रहा था। वही बानी सुल्तान को देखकर अब उस पर गन पॉइंट करते हुए बोली, पागल आदमी चुप रहो। वही सांझ जो बानी के पास आकर उसे बोलता है, बानी इस गन को मुझे दो। वही बानी अब न मैं सर हिला देती है और ये देखकर सांझ भी हैरान हो जाता है। तभी बानी सांझ से कहती है, तुम प्लीज़ अब मेरी लाइफ से दूर रहो क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह इन दोनों पागलों के बीच फंस जाओ। तुम जाओ, मैं इन दोनों को खुद देख लूँगी। ये बानी ने सुल्तान और आरव के लिए कहा सांझ से। वही सांझ जाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन बानी के कहने पर वहां पर चला जाता है, लेकिन बानी को कुछ इशारा कर देता है जिसका इशारा समझकर बानी सर हिला देती है। बहना मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, मेरी प्यारी और अच्छी बहना, प्लीज़ इसे मुझे दे दो प्लीज़ बहना। सुल्तान ने बानी से अब गन को लेने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे बानी सुल्तान की तरफ गन पॉइंट करते हुए पीछे हो जाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन वही आरव जो समझ गया था कि बानी ऐसे ही पीछे पीछे होकर यहाँ से उन्हें रूम में बंद करके भाग जाएगी, क्योंकि अभी वो सभी एक रूम में जो खड़े हुए थे। वही बानी अब धीरे धीरे सुल्तान की तरफ गन पॉइंट करते हुए उसे कुछ न कुछ बोलकर पीछे होकर सच में भागने की फिराक में थी, और वो ऐसा कर पाती तभी आरव खुद चलकर बानी के पास आ जाता है और एक झटके से उसके हाथ से गन लेकर उसे देखकर बोलता है, मुझे अपनी तरह और इस पागल दोस्त की तरह बेवकूफ़ मत समझो, अब चलो मेरे साथ। ये कहकर फिर से बानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे बानी मना कर रही थी। पर वही सुल्तान आरव को बानी को ले जाते हुए देखकर बोलता है, छोड़ो मेरी बहन को। वही ये सुनकर आरव पीछे मुड़कर बिना सोचे समझे सुल्तान के शोल्डर पर गोली चला देता है, जिससे बानी जोर से चीख पड़ी। लेकिन वही सुल्तान आरव को गुस्से में घूरने लगा। वही बानी को चीख को सुनकर आरव उसका मुंह अपने हाथ में रख दिया बंद करके कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ भी ये कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, अब चले। बानी ने डर से सर हिला दिया, जिससे आरव सुल्तान को देखकर बोलता है, जानबूझकर जान से नहीं मारा है, बस थोड़ा सा दर्द दिया है तुम्हें, अगली बार से मेरी वाइफ से दूर रहना समझी। ये कहकर आरव बानी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और वही सुल्तान जिसके शोल्डर पर आरव ने गोली चलाई थी, लेकिन गोली बस उसे हल्के से छू कर निकली थी, लेकिन बी तो उसके शोल्डर पर बह रहा था और दर्द भी बढ़ रहा था। बी बहने की वजह से सुल्तान की आंखें बंद हो रही थी। वही सांझ अपनी कार में बैठा हुआ बस बानी का वेट कर रहा था, क्योंकि अंदर वो बानी को यही इशारा करते हुए आया था। लेकिन तभी जैसे ही उसने बानी को फिर से आरव के साथ देखा तो वो जल्दी से कार से बाहर आकर उन दोनों के पास जाने लगा। लेकिन तभी बहुत सारे गार्ड्स ने सांझ को पकड़ लिया, जिसे देखकर सांझ के हाथों की मुट्ठी कस गई, क्योंकि सांझ समझ गया था कि ये सभी आरव के गार्ड्स हैं। खुराना मैंशन थे। इंद्र जी आराधना जी के साथ अपने छोटे से कैफे में गए थे, जहां से उनका एक छोटा सा फार्म हाउस था, इसलिए आज मैंशन में दादा दादी नहीं थे। वही आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे गुस्से में अपनी मैंशन में लेकर आता है और अभी बानी डर से चुपचाप उसके साथ चल रही थी। आरव बानी को अपने रूम में लाकर बानी का हाथ छोड़ देता था, जिससे बानी आरव से दूर होकर नमे सर हिलाकर बोली, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, फिर आप क्यों कर रहे थे ये सब। वही आरव अपनी एक उंगली को टैप करके धीरे से स्माइल करता है और फिर बानी को कहता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, पर हमारा डाइवोर्स हो गया है। बानी ने कहा, ये किसने कहा तुम्हें कि हमारा डाइवोर्स हो गया है। हम धीरे धीरे आरव ने बानी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, जिसे से बानी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैंने खुद साइन किए थे आपके सामने। और ये कह सीधा दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है और थोड़ी सी घबराने लगी थी, जिसके पास आते हुए आरव उसकी ऊपर झुककर अपने हाथों की उंगलियों से बानी के बालों के साथ खेलते हुए बोला,
तुम सच में कितनी बड़ी अंडरस्को हो। साइन तो करके चली गई थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या मैंने उन पेपर्स पर खुद साइन होंगे, क्या उन्हें कोर्ट में दिए। मतलब, बानी ने हैरानी से पूछा। वही आरव बानी की कमर को पकड़कर अपने आप से चिपका कर बोलता है, मतलब वही है जो तुम समझ गई हो मिसेज बानी आरव खुराना, कि हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, वी आर मैरिड। लेकिन आप वो शादी नहीं मानते थे तो फिर? बानी ने लड़खड़ा कर इतना ही पूछा कि तभी आरव के स्टार धीरे धीरे उसके गाल को छूते हुए बोला, लेकिन अब तो मानता हूँ, आरव ने बानी के कान को चूम कर कहा, जिससे बानी के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वही अब बानी आरव को देखकर कहती है, आपने मुझे हराया है, मुझे नहीं रहना है आपके साथ, मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप बुरे हो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी नफरत भी कबूल है, कहकर आरव ने उसके अंडस्को को अपने सख्त अंडस्को में रखकर अपनी खुली आंखों से बानी को देखकर किस करने लगा, जो उसे आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देख रही थी, जिसे देखकर आरव अपनी किस को बढ़ाकर पैशनेट होते हुए किस करने लगा। जरा सी दिल में दे जगह, तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, तू जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान, बेपनाह फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह, जरा सी दिल में दे जगह, तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, तू जरा सा यादों में बसा, मैं तेरे कदमों में रख दूँ ये जहाँ, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान, बेपनाह फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह, कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा ख्वाहिश है जो तेरी, रख नहीं पर्दा कोई मुझसे, ऐ जा कर ले तू मेरा यकीन, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान, बेपनाह फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। जरा सी दिल में दे जगह, तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, तू जरा सा यादों में बसा, मैं तेरे कदमों में रख दूँ ये जहां। ए फ्लैट आगे आरव जिसकी बाहों में अब बानी सो गई थी, जिसे आरव देखे जा रहा था, आरव जिसे अब जाकर सुकून मिला था, और अपनी वाइफ भी जो अब उसके लिए खुद से ज्यादा जरूरी बन गई थी। आरव बानी के चेहरे को अपनी उंगली से छूते हुए बानी के अंडस्को पर रख देता है। आरव बानी के अंडस्को को देखता है जो कुछ छिले हुए थे, जिसे देखकर मुस्कान थी, आखिर वही तो इसकी वजह थी। बानी के स्टार अभी भी आरव के प्यासे स्टार को अपनी तरफ खींच रहे थे, और वही आरव भी अपनी प्यास बुझाने के लिए बानी के स्टार को छूने ही लगा था कि तभी उसे अपनी ऊपर लाल गहरी नज़र महसूस हुई, जिससे आरव रुक जाता है और फिर रूम में काउच पे बैठी हुई रोजी को देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखकर धीरे से कहता है, स्टॉप लुकिंग एट मी, शी इज़ माई वाइफ, ओके आई कैन की हेयर, इट्स माई राइट बिकॉज आई एम हर हस्बैंड। वही रोजी जो आरव को देखकर अभी गुस्से में थी, क्योंकि रोजी को आरव के बेड पे सोने की आदत थी। उसे बानी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आरव ने उसे आज बेड पे सोने नहीं दिया था, जिससे रोजी नाराज होकर काउच पे आकर आरव को अपनी लाल आंखों में घूर रही थी, जिसने उसे छोड़कर अब बानी को उसकी जगह अपनी बाहों में भर कर सुलाया हुआ था और ऊपर से सोते हुए बानी का एडवांटेज ले रहा था। वही आरव अब रोजी को देखकर बड़े प्यार से बानी के अंडस्को को सॉफ्ट किस कर देता है, जिससे रोजी छलांग मारकर रूम से बाहर निकल जाती, क्योंकि वो अब जेलस हो गई थी और आरव से गुस्सा भी। वही रोजी के जाने के बाद आरव बानी को देखकर अपने अंडस्को पर मुस्कान लाते हुए कहता है, माय शार्प रैबिट, तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकती हो, तुम मुझे से नफरत करो या गुस्सा, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना है, चाहे मेरी खुशी में या जबरदस्ती से। वाइफ हो तुम मेरी दूर तो तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। ये कहकर आरव बानी के माथे पर किस कर देता है और उसे कुछ देर बाद बानी भरते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह का समय, आरव पेट के लिए सोया हुआ था और उसका एक हाथ बेड पे सॉफ्ट चीज के ऊपर था, जिसे नींद में फील करके एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब बानी जो उसे मिल चुकी थी और अभी वो सबसे पहले उसी का चेहरा देखेगा। बानी को देखने के लिए आरव अपना सर उठाकर टेढ़ा घुमाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि बेड पे बानी नहीं थी, जिसे रात में आरव ने अपने बगल में सुलाया हुआ था।
आरव अब अपने हाथ को देखता है जो एक पिलो के ऊपर था, जिसे पहले उसने बानी समझकर फील किया था। बेड पे अब बानी को न देखकर आरव गुस्से में बेड पे से उतर जाता है और पिलो को तो फेंक ही दिया था। आरव बानी को देखने के लिए अब अपने वॉशरूम में जाता है, शायद ये सोचकर कि वो वॉशरूम में होंगी। लेकिन आरव के लिए ये दूसरा शौक था कि क्योंकि बानी वॉशरूम में नहीं थी, जिससे तो अब आरव को कुछ अजीब लगता है। लेकिन तभी वो अपनी शर्ट पहनकर रूम से बाहर आकर बानी को घर में ढूंढने लगा, लेकिन बानी उसे कहीं नजर नहीं आती है। जिससे अब आरव अपने सर्वेंट से पूछता है कि बानी कहाँ है। बेचारे सभी सर्वेंट जिसे तो पता भी नहीं था कि बानी इस घर में है, और न ही उन्होंने कुछ दिनों से बानी को देखा था। लेकिन आज आरव जैसे उसे उनसे पूछ रहा था, उन्हें डर लग रहा था, इसलिए सभी डर से चुपचाप खड़े हुए थे। जिसे देखकर आरव गुस्से में उन्हें कहता है, मुझे बताओ बानी कहाँ है, वरना तुम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सॉरी सर, बट हम में से किसी को कुछ पता नहीं है, हमने उन्हें उस दिन के बाद नहीं देखा है। हम सच बोल रहे हैं, सभी ने डरते हुए लेकिन सच कहा। वही ये सुनकर आरव के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो अपने रूम में आ जाता है और वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट उतार कर गुस्से में कांपते हुए शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख कर बोलता है, माय शार्प रैबिट, तुमने गलती करी है फिर से भागने की, बहुत बड़ी गलती, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस बार तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग चला दिया है। जहाँ तक मुझसे दूर जा सकती हो जाओ, लेकिन तुम्हें आना तो मेरे पास ही है, आरव ने कहते हुए दांत भींच लिए, क्योंकि बानी का अब आरव के घर में न होना और न ही किसी ने उसे देखा था, जिसका मतलब आरव समझ गया था कि बानी भाग गई, जिससे आरव का माथा ठनका हुआ था। वही दूसरी तरफ वीर निधि को अभी भी किस कर रहा था, जिससे निधि वीर के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहती है, सर अब बस बहुत हो गया है, चलिए अब हमें ऑफिस जाना चाहिए, पहले ही लेट हो गए हैं। वही वीर अब निधि को ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसने एक पिंक कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें निधि आज भी कहर ढा रही थी। जिसे वीर उसकी कमर पर हाथ रख कर बोलता है, बीवी तुम चाहो तो आज हम दोनों ऑफिस से ब्रेक ले सकते हैं, चलो बेड पे चलते हैं और वही थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, सच में तुम्हें उसका फल मीठा ही मिलेगा, लेट्स गो। वही ये सुनकर निधि वीर के हाथ अपनी कमर से हटा कर न मैं सर हिला कर कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने वैसे ही रात को आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अभी भी मेरी कमर पर दर्द है, और आप प्लीज सर अब ऑफिस चलिए और मुझे भी जाने दीजिए। वैसे भी आपको तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप अगर लेट हो जाएंगे, फ़र्क तो मुझे पड़ेगा न, क्योंकि सभी मुझे देखकर टोंट मारेंगे कि मैं ऑफिस लेट आती हूँ, और मुझे लोगों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। चलिए अब ओके चलते हैं, लेकिन पहले प्रॉमिस करो ऑफिस में तुम आज पूरा मेरे केबिन में मेरे साथ होंगी, वीर ने निधि से कहा। जिससे निधि वीर को परेशान होकर कहती है, ये कैसी जिद है, अगर मैं आज पूरा दिन आपके केबिन में रहूंगी तो ऑफिस में सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्या सोचेंगे मतलब, तुम बीवी हो मेरी और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी आज पूरा दिन मेरे साथ रहे, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा बॉस भी हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। अब चलो ज्यादा मत सोचो। वीर निधि का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही अब पर दिन बीत गया था और वही आरव के सामने उसके सारे गार्ड्स, यहाँ तक कि पुलिस की पूरी टीम खड़ी हुई थी, जिसे आरव ने बानी को ढूंढने के लिए मुंबई शहर के चप्पे पर कहा था, लेकिन किसी को बानी नहीं मिली थी। जिससे आरव सच में बहुत गुस्से में था, क्योंकि बानी एक भागकर उससे दूर चली गई थी और अब मिल भी नहीं रही थी। वही आरव कुछ सोच रहा उन सभी को फिर से बानी को अभी भी ढूंढने के लिए कहता है और कुछ गार्ड्स को लेकर अपने साथ एक हॉस्पिटल ले आ जाता है, जहां पर कोई प्राइवेट रूम में सुल्तान बेड पे बैठकर आराम से खा रहा है, जिसके पास आरव एकदम पर उसको उसके हाथ से छीन कर फेंक देता है और उसे देखकर बोलता, मेरी वाइफ कहाँ है, देखो मुझे अच्छे से पता है बानी के पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि वो ऐसे कहीं छुप नहीं सकती है, अगर कहीं छुपी होती तो अब तक मैं उस तक पहुंच पाता।
बानी के नहीं मिलने से आरव को लग रहा था कि सुल्तान ने फिर से बानी का किडनैप कर दिया है, क्योंकि वो बानी को आरव से दूर करके खुद बानी को अपने साथ रखना चाहता है। सुल्तान, जिसे आरव ने गोली मारी थी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जो उसे यहाँ पर चाली और उसकी पलटन लेकर आए थे, वही अब आरव की बात सुनकर सुल्तान अब गुस्से में उसे कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं क्यों अपनी बहन को किडनैप करूंगा? अगर करना होता तो तुम्हारे सामने से ले जाता, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा घमंड तोड़ना है, घमंडी आदमी। मुझे लगता है बहना अब समझदार हो गई है, जिसे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम उसके लिए कितने बुरे आदमी हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर भाग गई। चलो ये अच्छा हुआ, अगर मुझे मेरी बहना नहीं मिल रही थी तो तुम्हें भी अपनी वाइफ नहीं मिलनी ही थी। मुंह बंद करो अपना, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ लूंगा। ये कहकर आरव गुस्से में जाने लगा था, जिसे जाते हुए देखकर सुल्तान ने उसे गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बहन को हट किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही आरव उसकी बात सुनकर उसे पूरा इग्नोर करके निकल जाता है, लेकिन वही सुल्तान को बानी को फिक्र हो रही थी, जिससे सुल्तान अपने कपड़े चेंज कर लेता है और अपने हाथ में एक गन को पॉकेट में डालकर खुद से कहता है, बहना तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से पहले ढूंढ लूंगा। वही आरव हर जगह बानी को ढूंढ रहा था और वही सुल्तान भी, लेकिन उन दोनों में से बानी किसी के हाथ नहीं आई थी और ऐसे ही 1 महीना बीत गया था। आखिर कहाँ गई बानी? आरव और सुल्तान दोनों से कौन पहले बानी तक उसे ढूंढ लेगा? अब आगे 1 महीने बाद ऑफिस में आरव अपने केबिन में बैठा हुआ था और अभी फोन पर आरव बानी को ढूंढने के लिए किसी को बोल रहा था, जिसके बाद आरव अपनी जगह से उठकर अपनी केबिन में ग्लास की बनी हुई बड़ी सी वॉल के सामने खड़ा हो जाता है, जहां से आधी मुंबई नगरी नजर आराम से आ रही थी। और अभी रात हो रही थी, जिस सच में जगमग लाइट की रोशनी से आधी मुंबई खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और वही आरव वही खड़ा मुंह में सिगरेट पीते हुए अपनी आंखों से मुंबई की खूबसूरती नहीं बल्कि बेचैनी से भरी हुई आंखें से इस मुंबई में बानी को ढूंढ रहा था, जो इसी शहर में थी, लेकिन आरव उसे फिर भी ढूंढ नहीं पाया था। और पिछले 1 महीने में बानी के जाने से आरव के साथ बहुत कुछ बदल गया था। इंद्र जी और आराधना जी जो उसके साथ रहने आए थे, उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जो आरव की फैमिली थी, लेकिन अब आरव ने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया था। बस अब यही वजह थी कि आरव अब बानी को ढूंढना चाहता था, क्योंकि अब आरव के पास बानी ही थी, जिसे वो अब खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आरव बेचनी आंखों से मुंबई में बानी को वहीं से ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि बानी यही कहीं होंगी। इतना बुरा हूँ क्या जो तुम मेरे सामने भी नहीं आ रही हो? हाँ, मैं बहुत ही रुड हूँ, सभी मुझे तुम्हारी तरह अजीब समझते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। माय शार्प रैबिट, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे देना, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब बस आ जाओ वाइफी मेरी शार्प रैबिट, प्लीज अपने हस्बैंड के पास आ जाओ। आरव ने बहुत ही शांत और ठंडी आवाज में अपने दिल में बढ़ती हुई बेचैनी के साथ कहा। तभी आरव के केबिन में वीर आता है, जो उसे अकेला खड़ा हुआ देखकर उसके पास खड़ा होकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर आरव को आधी बची हुई सिगरेट को लेकर खुद पीते हुए बोला, फिक्र मत कर, तेरी बीवी मिल जाएगी, अब तुझे घर जाना चाहिए। वही आरव उसकी बात सुनकर उसे देखकर बोलता है, तेरी वाइफ जब तुझसे गुस्सा होती है तो तू उसे कैसे मना लेता है? वही ये सुनकर वीर को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आरव उससे रोज ऐसे सवाल पूछते रहता था। वीर मुस्करा कर बोला, हम पहली बात तो मैं अपनी वाइफ को गुस्सा ही नहीं होने देता हूँ, लेकिन अगर वो गुस्सा हो जाती है तो मैं उसे मानने के लिए वो सब करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। वैसे कभी कभी उसके लिए गाना गाकर उस स्पेशल फील करवाता हूँ। मैं भी उसे मानने के लिए यही करूँगा, बस वो मिल जाए, आरव ने सोचते हुए कहा। ओके बाबा, कर लेना, अब चल, मैं जा रहा हूँ, निधि कार में मेरा वेट कर रही है, कहते हुए वीर वहां से चला जाता है। जिसके बाद आरव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारे लिए सारे स्टूपिड आइडिया सीख रहा हूँ,
थोड़े से अजीब है, लेकिन अगर तुम मान जाओगी तो मेरे लिए ये स्टूपिड आइडिया बहुत काम आएंगे। वही वीर कार में फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाता है, जहां निधि ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुश होते हुए कहती है, आज मैं पक्का सही से कार ड्राइव करोगी, क्योंकि मुझे आज ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। अरे ये तो अच्छी बात है, तो फिर आज तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए। आखिर मेरी बीवी, जिसे ड्राइव पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, आज उसने ड्राइविंग लाइसेंस अपने नाम किया है। 1 सेकंड, मुझे ट्रीट नहीं रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आखिर मैंने तुम्हें खुद ड्राइव करना जो सिखाया है, तो बोलो बीबी तैयार हो मुझे मेरा रिवॉर्ड देने के लिए, वीर ने शरारत से कहा। जिसे सुनकर निधि थोड़ी सी घबरा कर कहती है, हाँ लेकिन आपको क्या चाहिए। वही वीर निधि के करीब आकर उसकी तरफ झुकने लगा, जिससे निधि टेडी होते हुए विंडो से चिपक कर जाती है, और ये देखकर वीर मुस्कुराकर निधि के कान के पास कहता है, तुम आज रात को बिल्कुल भी नहीं सो सकती हो और नहीं मुझे सोने दूंगी आज की रात। आगे वीर कुछ बोल पाता, निधि उसे अपने आप से दूर करके थोड़ा डरते हुए बोलती है, आप चीटिंग कर रहे हैं, ये कोई रिवॉर्ड नहीं होता है। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो। अब चलो, वैसे भी मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, वरना मैं यही शुरू जाऊंगा। वीर ने निधि को देखकर अपनी टाई को लूज करते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिससे निधि हैरानी से वीर को देखने लगी और फिर मुंह बनाकर कार स्टार्ट कर देती है। वही दूसरी तरफ मुंबई के छोटी सी बस्ती, जहां पर छोटे छोटे घर थे, वही इसी बस्ती के बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त किसी को मिलकर ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी आसमान से पानी की बूंदें टपकने लगी, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी बच्चे खुश होते हुए एक साथ एक जगह रुक जाते हैं। तभी एक छोटा सा लड़का बोलता है, अब हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो खुद हमारे सामने आएगी। वही में अब आसमान में धीरे धीरे पानी की बूंदें तेज होने लगी। तभी एक लड़की वाइट कलर के सूट पहनाकर उन बच्चे को सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे भागते हुए उस पास आ जाते हैं। वही अब बारिश होने लगी, सभी बच्चे और वो लड़की भीग गए थे। वही सभी बच्चे अब उस लड़की को घूर रहे थे, लेकिन तभी वही एक चाय वाला के ठेले में रेडियो पर गाना चलने लगा, जिसे सुनकर वो लड़की गाना गाते हुए उन बच्चों से मनाते हुए डांस करने लगी। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम चक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है, छनक छनक छूम छूम चक दुम दुम। कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है, घुमर घुमर घूम घूम चक दुम दुम। बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात, पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम तुम चक दुम दुम। अंबर झुका सा है, सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी क्यों हो गुमसुम चक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है, छनक छनक छूम छूम। अब आगे, बानी दीदी ठंड लग रही है, अब आपके चक्कर में हमें घर में डांट पड़ने वाली है, आपकी वजह से हम पूरे भीग चुके हैं। सभी बच्चों ने बानी पर इल्जाम लगाते हुए कहा, जो सभी बारिश की वजह पूरे भीगे हुए थे, क्योंकि उनके सामने खुद भी बानी बारिश की वजह से भीगी हुई थी। बानी उन सभी के इल्जाम सुनकर अपनी एक कमर पर हाथ रखकर उन सभी पैर पर पॉइंट करते हुए बोली, तुम सभी चिल्ला, अब एहसास हो रहा है कि तुम भीग चुके हो। अभी तो कुछ देर पहले मेरे साथ बारिश में उछल उछल कर मेंढक की तरह डांस कर रहे थे और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हें भीगने को। दीदी अब हम क्या करें, घर जाएंगे तो मम्मी हाथ से जायदा पैर की चप्पल से हमारे गाल सूजा देगी, प्लीज हेल्प करिए न। एक छोटी सी लड़की ने बानी के पास आते हुए कहा, जिससे बानी कुछ सोच कर कहती है, अच्छा अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम सभी के साथ, मेरे पास एक प्लान है। तभी कुछ देर बाद बानी का घर, सभी बच्चे ने नए कपड़े पहने हुए थे, जिससे से सभी बच्चे खुश होते हुए बानी के पास आते हैं, जो अपने हाथ में पकड़े हुए नोट को गिन रही थी। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी है, आपने हमें बचाने के लिए हमें नए कपड़े दिलवाए।
सभी बच्चों ने खुश होते हुए कहा, जिससे बानी उन्हें घूर कर देख कर कहती है, 5,000 खर्च हुए मेरे, तुम थैंक यू बोलकर इसे टाटा बाय कहना चाहते हो। वही एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान पर बोला, हम सच है पागल है जो इन्हें थैंक बोल रहे हैं ये जानते हुए भी कि बानी दी हमसे क्या चाहती है। हम तो सही बोल रहा है लेकिन अब हमें वो करना ही होगा क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन कहाँ है। दूसरे बच्चे ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, जिससे सभी बच्चे एक दूसरे के देखने के बाद बानी से कहते हैं, ठीक है हम तैयार है, बोलिए क्या करना होगा। वही ये सुनकर बानी उन बच्चों को देखकर खुश होते हुए कहती है, जायदा कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर में कोई फंक्शन या शादी बर्थडे होगा तो तुम सभी को अपने मम्मी पापा से। बानी अपनी पूरी बात बोल पाती तभी सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ हम उनसे आपका नाम ही लेंगे कि बानी दी को कैटरिंग का काम देना। हाँ बिल्कुल यही कहना है। अच्छा अब जाओ, कल मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है क्योंकि वहाँ पर कैटरिंग का काम भी मुझे मिला है, मुझे सोचना है कि मुझे क्या क्या बनना है, अब जाओ। बानी ने उन सभी बच्चों को अपने घर से जाने के लिए कहा। वही सभी बच्चे जो पहले बानी की बात सुनकर फिर से एक दूसरे को देखने लगे और धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, अब किसका हैप्पी बर्थडे आ गया है हमारी बस्ती में जो ये बानी दीदी वहाँ अपने हाथों से खाना बनाकर उस बर्थडे को खराब कर देगी। तुम सभी को सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने, अब निकलो यहाँ से। बानी ने दरवाजे के पास खड़े होकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, जिससे सभी बच्चे बानी के घर से बाहर निकलकर आ गए और पीछे मुड़कर बानी के घर को देखते हैं जो उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देती है। अगर हम लोगों ने अपने मम्मी पापा से कहा कि हम अपने फंक्शन में बानी दी को केटरिंग के बुलाए, पता है ना क्या होगा, पहले बानी दी अपना खराब खाना बनाकर सबकी तबीयत खराब करेगी और बाद में हमारे मम्मी पापा हम सब फंस गए। सभी बच्चे टेंशन में आ गए थे क्योंकि बानी खाना कैसे बनाती है ये बात उन्हें अच्छे से पता है क्योंकि बानी 1 महीने पहले इस बस्ती में मैं रह रही थी और अब उसने यहाँ पर इस बस्ती में केटरिंग का बिजनेस शुरू किया था जो वो इस बस्ती के घरों के बच्चे को प्यार से बहलाकर और ब्लैकमेल करके कर रही थी, जो कि उसके खाने की तरह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था क्योंकि बानी को खाना बनाना नहीं आता था लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती थी। वही सभी बच्चे निराश हो बानी के घर के बाहर से चले गए और उन्होंने ने सोच भी लिया था कल बस्ती में जिसका बर्थडे होगा वो वहां पर अपना पेट खराब करने नहीं जाएंगे। वही बानी इस वक्त फोन पर खाने बनाने की देख रही थी तभी एक कोई उसके पास आते हुए कहता है, बानी। बानी अपना नाम सुनकर पीछे मुड़ कर देखती है तो उसके पीछे कबीर खड़ा हुआ था जिसे देखकर बानी खुश होते हुए कहती है, कबीर तुम्हें पता है कल मुझे एक और काम मिला है और आगे भी मिलेगा। बानी, आरव खुराना तुम्हें आज भी ढूंढ रहा है, कबीर ने बानी से कहा जो अभी हो उसके घर उससे मिलने आया था। आरव का नाम सुनकर बानी गुस्से में कहती है, पता नहीं उस खड़ूस से कब मेरा पीछा छूटेगा, पहले उसने मुझे बॉस बनकर टॉर्चर किया था और बाद में हस्बैंड बनकर करना चाहता था, इसलिए तो भाग गई क्योंकि उस घमंडी आदमी को मैं नहीं झेल सकती हूँ, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, मेरा सपना भी खराब कर दिया। कितनी मेहनत करके मैं जितने ही वाली थी लेकिन पता नहीं उस आरव खुराना को क्या सूझी मुझे हरा दिया। ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इसी बात पर आता है कि उसने मेरी मेहनत को नहीं बस अपने मतलब से मुझे जानबूझकर हरा दिया और बाद में मुझे सॉरी की जगह अपनी वाइफ बोलकर अपने साथ ले जाने लगा। अगर उसे इतना होश था कि मैं उसकी वाइफ हूँ और हमारी शादी हुई है तो पहले न तो मुझसे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करता और बाद में वाइफ समझकर न मेरी मेहनत को बर्बाद करता। भाड़ में जाए वो, मैं तो इस मुंबई से कब की भाग जाती लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है कि उस आरव खुराना के साथ वो मेरा ज़बरदस्ती का पागल दोस्त मुंबई में पूरी तरह से फैले हुए हैं कि मैं यहाँ से बाहर भी निकलूँ तो पकड़ी जाऊँगी। लेकिन मेरे में भी अक्ल है, मैं इस बस्ती में खुश हूँ और हाँ पैसे भी कमा रही हूँ और वो भी मेहनत से।
वही अब कबीर हंसते हुए बानी से कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा खाना कितना गंदा होता है, इवन मेरा तो उल्टी करने का करता है, और तुम फिर भी केटरिंग का बिजनेस कर रही हो, और वह भी बेचारे छोटे छोटे बच्चों के साथ डील करके या ब्लैकमेल करके। वही ये सुनकर बानी मुंह बना लेती है, जिससे कबीर अब बानी से कहता है, अच्छा एक बात बताओ यार, आरव इतना हैंडसम और तुम्हारी तो उससे शादी भी हुई है, क्या तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करती हो? वही ये सुनकर बानी कबीर को देखकर रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो कि मैं बेवकूफ हूं कि मैंने अपने हैंडसम और पति को छोड़ दिया। तुम अच्छे से जानते हो कबीर मैंने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने मेरा दिल तोड़ा है। हाँ, मैं उन्हें प्यार करने लगी थी, लेकिन जब भी मैं उनसे प्यार की उम्मीद करती थी वो उसी समय अपनी हरकत से मेरा दिल दुखा देते थे, और हर बार उन्होंने ने ऐसा ही किया था। मैंने अब खुद को समझा दिया है कि आरव खुराना से दूर रहना ही मेरे लिए अच्छा है, चाहे मुझे अपने फीलिंग को दबा कर रखना पड़े। मतलब तो ये ही है बानी, यू लव हिम, तुम प्यार उसे ही करती हो? कबीर ने पूछा, जिससे बानी उसे देखकर कहती है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम शादीशुदा हो, जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारी बीवी वो खुशी थोड़ी सी अजीब है। मेरी खुशी के बारे में कुछ मत कहो, वो बहुत स्वीट है। देखो उसने अभी तक किसी को तुम्हारे बारे में भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि सांझ को भी, जो उसका दोस्त है। खुशी जानती है कि सांझ भी तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें ढूंढ रहा है, और तुम मेरी खुशी को अजीब बोल रही हो। वो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी मदद कर रही है। कबीर ने बानी से खुशी की साइड लेते हुए कहा। तभी बानी मुस्करा कर कबीर से कहती है, थैंक यू, तुम सच में मेरे और निधि के बहुत अच्छे दोस्त हो। मैंने जब भी तुमसे मदद मांगी तुमने तब तब मेरी मदद करी है, और खुशी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, क्योंकि उसने ही तो मुझे कैटरिंग बिजनेस करने के लिए कहा था। वही ये सुनकर कबीर दुखी होते हैं, बोला इसलिए तो वो खुद भी घर में मुझे भी अपने हाथ का खाना जबरदस्ती खिलाती है, ताकि बाद में वो खुद भी ये बिजनेस शुरू कर पाए। तभी कबीर जो बानी के लिए कुछ सामान लेकर आए था उसे बानी के घर में छोड़कर जा चुका था। वही अब बानी अपने कमरे में बेड पे बैठकर लेट जाती है और खुली आंखों से आरव के बारे में सोचने लगी कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। वही दूसरी तरफ आरव इस वक्त अपने रूम में अपने बेड के पीछे बनी हुई वॉल पर बानी की एक बहुत बड़ी तस्वीर को देख रहा था, जो उसने बानी के जाने के बाद वहां पर लगाई हुई थी, जो बानी के डांस परफॉर्म की एक सुंदर सी ड्रेस में थी, जिसमें बानी जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही खुश। बस अब आरव बानी को सच में खुश रखना चाहता था। इस वक्त आरव बानी के खुशी वाले चेहरे को देखकर अपने आप को विश्वास दिला रहा था कि वो बानी को जल्द ही अपने पास लेकर आएगा। तभी उसके रूम में रोजी आती है, जो आरव के बेड की जगह अब काउच पे बैठ जाती है, जिसे देखकर आरव उसे अपनी गोद में उठाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा गुस्सा भी मेरी रैबिट की तरह है, जो मुझसे दूर होकर भी मेरे पास है और तुम मेरे पास होकर भी मुझसे दूर रहना चाहती हो। वही रोजी आरव की गोद से फिसलकर गिर से काउच पे अपने आप को सिकुड़कर आवासी लेती हुई धीरे से आंखें बंद कर देती है, और वही आरव उसे देखकर बोलता है, ओके फाइन, मैं भी जा रहा हूँ सोने, रात को मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, कहकर आरव बेड पे बानी के बारे में सोचकर लेट जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसे एहसास होता है और वो अपने सीने के पास देखता है तो रोजी उसके सीने में सर रख कर सो गई थी। और ये देखकर आरव थोड़ा हैरान था, क्योंकि बानी के जाने के बाद आज रोजी फिर से उसके पास आई थी, क्योंकि पिछले दिनों से वो इस रूम में आती जरूर थी लेकिन काउच पे सो जाती थी, और आज रोजी का पहले की तरह उसके पास आकर सोना आरव को पॉजिटिव वाइब दे रहा था, जिसे महसूस करते हुए वो खुद से कहता है, क्या सच में मुझे मेरी लहंगा चोली वाली रैबिट मिलने वाली है? फ्लैट आगे निधि वॉशरूम से बाहर निकलकर भागती हुई आती है, उसकी साड़ी काफी मैसी हो गई थी। वही निधि के पीछे वॉशरूम से बाहर वीर भी आ जाता है, जिसकी शर्ट के बटन सभी खुले हुए थे और वो निधि की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, जिससे निधि उसे देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए शर्मा कर बोली, आपने बस किस करने के लिए कहा था,
और ये कह एकदम से बेड पे गिर जाती है क्योंकि वीर ने उसे पकड़कर सीधा बेड पे धक्का दे दिया था। वीर अपनी शर्ट अपनी बॉडी से निकाल कर गिरा देता है और फिर धीरे से निधि के ऊपर झुकने लगा, जो उसे देखकर पेट के बल लेट जाती और अपना चेहरा पिलो पर छुपा लेती है। वही वीर मुस्कराते हुए निधि के ब्लाउज की डोरी को निधि की पीठ पर किस करते हुए कहता है, बीवी किस करने के लिए कहा था, लेकिन मेरे किस का मतलब था कि मैं तुम्हें भर भर कर हर जगह किस करना चाहता हूँ, यहाँ भी। कहते हुए वीर ने उसके ब्लाउज की डोरी को खोलकर पूरी तरह से उसकी गोरी पीठ पर अपने होंठ से बेहताशा अंडस को लगा, जिससे निधि आंखें बंद करके बस महसूस कर रही थी। तभी वीर निधि को अपनी तरफ पलटकर उसके सीने पर उसका पल्लू हटाकर निधि के ब्लाउज को पूरा निकाल देता है और निधि को पूरी तरह से देखकर उसे कहता है, आई लाइक इट, मैं आज तुम्हें पूरा खाने वाला हूँ। ये कहकर अपने अंडस्कों को उसकी गर्दन पर रखते हुए चूमकर उसके उभारों पर आ जाता है, जहां पर वो अपने हाथ से थोड़ी सी छेड़खानी करने लगा और वही अपने अंडस्कों पर भरने लगा, जिससे निधि के मुंह से भारी सिसकी निकल रही थी। वही कुछ देर छेड़खानी करने के बाद वीर निधि को सॉफ्टनेस को देखकर उसे भी करीब से महसूस करने लगा, जिससे निधि की सांस अटकने लगी थी। निधि बस आंखें बंद करके वीर की प्यार भरी शरारतों को महसूस कर रही थी, क्योंकि वीर ने निधि की पूरी सारी उसके शरीर से अलग कर दी थी। वही वीर निधि के पूरे शरीर को अंडस्कों में लगा हुआ था और वही अपने हाथ को उसकी सॉफ्टनेस से फील कर रहा था, जिससे वीर को बहुत सुकून मिल रहा था। वही वीर अब निधि में अब एक झटके से समा जाता है, जिससे दर्द के कारण निधि के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसे भी वीर अपने अंडस्कों को निधि को अंडस्कों पर पूरी तरह से पैक करते हुए रोक देता है। आधी रात में निधि थोड़ी सी रिलैक्स हो ही रही थी, क्योंकि वीर उससे अलग हुआ था। निधि अब आंखें बंद करके सोने हो लगी थी कि तभी वीर फिर से उसे अपनी तरफ पलटकर उस पर फिर से समा जाता है, जिससे निधि वीर को दर्द में सिसकी लेते हुए बोली, अब बस मैं थक गई हूँ, प्लीज सोने दीजिए सर, आप थकते नहीं है क्या? वही वीर पूरे जोश में निधि में समाया हुआ कहता है, बीबी जब तुम मेरे पास हो तो मैं कैसे थक सकता हूँ, और तुम आज रात भर नींद सो सकती हो, क्योंकि आज तुम्हें मुझे थैंक यू कहकर मेरा रिवार्ड देना है। प्लीज मुझे महसूस करते हुए मेरा नाम लो ना, मुझे और भी सुकून मिलेगा। सर, निधि प्यार भरी सिसकी के साथ दर्द में कहती है। वीर कहो मेरा नाम प्लीज बीवी को, वीर ने उसके सीने को सहलाते हुए कहा, जिससे निधि आंखें बंद करके वीर को महसूस करते हुए अब बार बार सियाकियों के साथ वीर का नाम लेने लगी, वीर वीर। वही अब पूरी रात निधि वीर का नाम बोल रही थी। हालांकि उसकी हालत खराब हो गई थी और पर न तो वीर रुक रहा था, न ही निधि को अपना नाम लेने से रोक रहा था। पूरे रूम अब धीरे धीरे वीर के नाम से सिसकियों के साथ मौन हो गया था। सुबह के समय वीर अपने बगल में सो रही निधि को देखकर मुस्कुराता है और उसके सोते हुए चेहरे को देखता है, जो बहुत ही थका हुआ था, लेकिन उसके थकावट की वजह से भी उसके फेस पर अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। वीर अब निधि को परेशान नहीं करता है और आराम से बेड पे से उठकर अपनी कमर पर टॉवल लपेट कर बालकनी में आ जाता है, जहां पर वो अपने फ़ोन से आरव को फ़ोन करके बोलता है, मैं आज ऑफिस नहीं आने वाला हूँ और नहीं मेरी वाइफ। तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं आना है तो मत आओ, आरव ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, जो इस वक्त ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। आरव की बात सुनकर वीर उसे डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तू नहीं समझ सकता है कि मैं आज ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूँ और मेरी बीवी भी क्यों नहीं आ रही है? अपना मुंह बंद कर समझा, रात भर तूने जो गुल खिलाए हैं मुझे नहीं सुनना है, आरव ने फोन पर दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि वीर उसे ऐसे ही अपने प्राइवेट मोमेंट के बारे में बताकर उसे परेशान करता था। क्यों तुझे कंट्रोल नहीं होता है न? अरे तेरे पास तेरी बीवी भी कहाँ है, जो मेरी बीवी की तरह रोज मेरी बाहों में होती है? मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है। पहले तुझे प्यार का एहसास भी नहीं था तो वो तेरे पास ही थी, और अब जब तुझे प्यार का एहसास है तो तेरे पास तेरी बीवी नहीं है। पता नहीं रात कैसे कटती है तेरी, क्या तू खुद को अकेले में सैटिस्फाइड तो नहीं करता है? वीर ने उसे कहा।
जिससे आरव सीधा उसके मुंह पर गाली देकर फोन काट देता है और वही वीर गाली सुनकर मुस्करा देता है और हंसते हुए बोला, अंडस्को जलता है मुझसे क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफ है। ये कहकर वीर अपने रूम में वापस आ जाता है और बेड पे निधि के साथ चिपक कर लेट जाता है और वही निधि इस वक्त पूरी तरह गहरी नींद में थी, जिसे देखकर वीर से कंट्रोल तो नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी कंट्रोल करके बस निधि से चिपक कर सो जाता है। हल्की को निधि का शरीर उसे महसूस हो रहा था, पर वो निधि को और परेशान नहीं कर सकता था क्योंकि पूरी रात भर उसने निधि को परेशान किया था, इसलिए बस निधि की बॉडी की खुशबू से ही खुद को सुकून पहुंचा रहा था, जिसके कुछ देर बाद वीर की भी आंख लग जाती है। वही अब वीर के सामने उसके केबिन सुल्तान बेटा हुआ था, जो उसे घूर कर देख कर दांत पीसते हुए कहता है, मेरी बहना 1 महीने से लापता है। तुम्हारी वजह से मैंने पिछले 1 महीने से अपनी बहन को नहीं देखा है, उसे कितनी याद आ रही होंगी। कहते हुए सुल्तान ए बुजुर्ग मोशान ल हो गया, जिसे देखकर आरव उसके पास जाकर उसके कॉलर पकड़कर उसे कहता है, मुझे अच्छे से पता है मेरी वाइफ तुझे तो मिस नहीं करती है, क्योंकि अगर वो किसी को मिस करती है तो वो मैं हूँ, हस्बैंड उसका, शादी हुई मेरी उसके साथ। वही सुल्तान अपने कॉलर छुड़ाकर आरव को थोड़ा नाराज होते हुए बोला, पति हो तो अभी तक पता नहीं किया है कि बीवी कहाँ है तुम्हारी, बोलो, तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर होती तो मेरी बहना तुम्हारे पास होती। कुछ नहीं कर रहे हो तुम, बस बैठे हुए मेरी बहना पर अपना हक जता रहे हो। अभी के अभी निकलो मेरे केबिन से। आरव ने उसे बाहर आ रास्ता दिखाते हुए कहा, जिससे सुल्तान उसे ये कहकर पांव पटक कर चला गया कि अगर उसे बानी मिल गई तो आरव को वो उसे देखने तक नहीं देगा। वही सुल्तान के जाने के बाद आरव गहरी सांस लेता है, क्योंकि कुछ देर पहले वीर के बकवास और एक सुल्तान जो अब कभी भी बेशर्मों की तरह उसके ऑफिस में मुंह उठाकर कभी भी बहन का दोस्त बनकर उसे परेशान करने आ जाता था, जिससे आरव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद से कहता है, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे फर्क पड़ता है उसे मेरी कोई परवाह है या नहीं। ए फ्लैट आगे इधर बस्ती में बानी के साथ एक बच्चा बहस कर रहा था, क्योंकि बेचारे को अपने घर में मार पड़ी हुई थी, जिसकी वजह सिर्फ बानी थी। दी आपके कहने पर मैंने अपने मम्मी पापा को कितनी मुश्किल से मनाया था, लेकिन आपने क्या किया, फिर से अजीब सा खाना बना दिया। जब आपको खाना बनाना आता ही नहीं तो क्यों खाना बनाकर हमें मरना चाहती हैं। आपको नूडल्स बनाने के लिए कहा था, लेकिन आपने क्या किया, नूडल्स में राइस डालकर सबको सर्व कर दिए। एक बच्चे ने बानी पर गुस्सा करते हुए कहा, जिससे बानी अपना सर खुजाकर कहती है, वो नूडल्स नहीं, मैंने फ्राई राइस बनाने की कोशिश करी थी और कुछ न्यू ट्राई किया था। आपके न्यू के चक्कर में आधे लोग बीमार हो गए न, और साथ ही मुझे डांट पड़ी, क्योंकि मैंने जो जिद करी अपने मम्मी पापा से रो धो कर कि मेरे बर्थडे पर मुझे सारी डिशेस बानी दी के हाथों की खानी है, जिसके बाद मम्मी पापा ने मुझे धो धो कर मारा। सोनू सॉरी बोल रही हूँ न, मैं तो सही से बना रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मुझसे गड़बड़ हो गई, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा बर्थडे फिर से आएगा न तो मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बानी ने सोनू से कहा। वो तो मैं खुद भी मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अब आपकी बातें मैं न आकर आपसे नहीं कहूँगा मेरे बर्थडे पर खाना बनाने के लिए, सोनू ने कहा, और वो वहां से चला गया, जिसे बानी रोकने की कोशिश कर रही थी। बानी अपने सर पर एक चेपट खुद को मारते हुए बोली, फिर से गड़बड़ हो बानी, एक और पार्टी खराब हो गई। हम पर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत पार्टी बची हुई है, बस इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ही। वही दूसरी तरफ सुल्तान वही अब अपनी पलटन के साथ था, जहां पर सुल्तान सभी से बानी को ढूंढने के बारे में पूछ रहा था, जिन्हें उसने अब तक मुंबई में पूरा छानकर बानी तक पहुंचने के बाद कहा था। सुल्तान, हमने आधी से ज्यादा हर घर और बस्ती, यहाँ तक कि हर कोने कोने पर मैडम को अब तक ढूंढ लिया है, अब बस कुछ ही इलाके बचे हुए हैं, सुल्तान की पलटन ने उसे बताया, जिसे सुनकर सुल्तान उन्हें कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, 1 महीना बीत गया है लेकिन मेरी बहना मुझे अभी तक नहीं मिली है, तुम सब किसी काम के नहीं हो, अब जल्द से जल्द इस पूरी मुंबई को छान मारो।
मुझे मेरी बहना उस आरव खुराना से पहले चाहिए। सारी पलटन सुल्तान की बात सुनकर हाँ मैं सर हिला देते हैं और अब अपने काम में लग जाती है, जिससे वो सभी वहां से जा चुके थे और वही सुल्तान अभी अकेला था। आज चाली उसके साथ नहीं था क्योंकि उसे भी उसने बानी को ढूंढने के लिए कहा था। इस वक्त रात थी और वही सुल्तान एक बड़े से पूल में सबसे टॉप पर अकेला खड़ा हुआ था और इस पूल में खड़ा हुआ सामने देख रहा था जहां से मुंबई की कुछ बस्तियां के घरों की रोशनी कम को देख रहा था। तभी सुल्तान के कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। ओ बुजदिल, डरपोक इंसान, आत्महत्या करते हुए शर्म नहीं आती है? चलो नीचे उतरो, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जल्दी से नीचे आओ। वही ये सुनकर सुल्तान पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने सड़क पर कुछ नीचे एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी जिसने पिंक कलर का पटियाला सूट सलवार पहना हुआ और वो उसे डांट कर नीचे आने के लिए बोल रही थी। जिसे देखकर सुल्तान नीचे उतरकर उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से सुसाइड कर रहा हूँ? तो फिर वहां पर खड़े होकर अभी कुछ देर पहले पानी में तैरने वाली मछलियों को गिन रहे थे, उस लड़की ने चीरकर मुंह बनाकर अपने दुपट्टे को हाथों में घुमाते हुए कहा। वही सुल्तान उसे देखकर एटीट्यूड में कहता है, ए लड़की, सुल्तान नाम है मेरा। सुल्तान तो इतना भी बुरा नाम नहीं है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बदल लो, मरने की क्या जरूरत है? पता नहीं अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो अभी तक तुम्हारा राम नाम सत्या हो गया होता, उस लड़की ने सुल्तान को देखकर कहा। जिसे सुनकर सुल्तान उसे देखकर बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा ऊपर का माला खाली है जो तुम बिना सोचे कुछ भी बोल रही हो? हेलो मिस्टर, एक तो मैंने तुम्हारी यहाँ पर सेवियर बनकर तुम्हारी जान बचाई है और तुम भी पागल बोल रहे हो, तुम पागल हो, उस लड़की ने सुल्तान को कहा। जिसे सुनकर सुल्तान उसे कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं पागल हूँ लेकिन मेरे अंदर दिमाग भी है, तभी तो मैं पावरफुल हूँ। पावरफुल होते तो मैं तुम्हें नहीं बचाती, उस लड़की ने कहा, जिसे सच में अब तक कोई गलत फहमी हुई थी कि सुल्तान पूल में खड़ा होकर वहां से कूदकर सुसाइड करने वाला है। वही सुल्तान उस लड़की को हैरानी से बोलता है, लेकिन मैं नहीं मर रहा था। तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारी जान फिर भी बचाई है, अब मैं जा रही हूँ, अब मरने के बारे में सोचना भी मत समझे। ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है, जिसे अभी तक सुल्तान बस जाते हुए देख रहा था, लेकिन तभी मुंह बनाकर कहता है, गंदी लड़की, इसलिए तो मुझे मेरी बहना के अलावा कोई लड़की पसंद नहीं है। हूँ। वही दूसरी तरफ आरव खुद ही अपनी कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि बानी के जाने के बाद आरव ने कोई ड्राइवर नहीं रखा था क्योंकि बानी ही उसकी अब स्पेशल ड्राइवर थी। आरव इस वक्त कहाँ जा रहा था उसे बस पता नहीं था, बस वो ये सोच रहा था कि काश वो कार चलाते हुए सीधा बानी के पास पहुंच जाए। लेकिन तभी आरव की नज़र एक जगह रुकी और उसने जल्दी से कार में ब्रेक लगाकर कार को रोक दिया और हैरानी से अपनी कार के सामने देखने लगा जहां बानी कुछ छोटे बच्चे के साथ आइसक्रीम खा रही थी। आरव जैसे ही बानी को देखता है तो वो सच में शॉक में था, उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बानी है जिसे देखकर वो अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। लेकिन तभी उसके कार के सामने बहुत सारे लोग आ गए जिससे आरव को बानी नहीं दिखाई दे रही थी, जिससे आरव जल्दी से कार से बाहर आ जाता है और उन लोगों की भीड़ के बीच में से आगे जाने लगा जहां पर कुछ देर पहले बानी खड़ी हुई थी। लेकिन आरव वहां पर जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वही अब आरव को लग रहा था कहीं ये उसका कोई वहम तो नहीं है, लेकिन नहीं, उसने इतने समय बाद बानी को खुद अपनी आंखों के सामने देखा है तो कोई वहम नहीं था। वही अब आरव इधर उधर बानी को देखने लगा लेकिन उसे वहां पर बानी कहीं भी नहीं मिली। लेकिन तभी आरव की नज़र उस आइसक्रीम वाले छोटे से स्टॉल पर गई जो वहां पर आइसक्रीम सेल कर रहा था। आरव उसके पास आकर उसे बोलता है, अभी यहाँ पर कुछ देर पहले एक लड़की खड़ी थी न, वो कहाँ गई? वही वो आइसक्रीम वाला आरव से कहता है, यहाँ पर अब बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं साहेब, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं और मुझे कैसे पता चलेगा?
वो अभी बस कुछ देर पहले यही थी, मैंने देखा उसे। 1 सेकंड, ये कहकर आरव अपना फ़ोन निकालकर उसमें बानी की पिक को उसे आइसक्रीम वाले को दिखा देता है। आइसक्रीम फ़ोन पर बानी की फ़ोटो को देखकर आरव को देखकर बोलता है, अब क्या इसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, मैं इसे ही पूछ रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है। प्लीज़ बताओ वो अभी यही था न, कहाँ चली गई? आरव ने सच में नम आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि वो बानी तक पहुंच जाएगा। और आज आरव का कोई ईगो भी बीच में नहीं आया है, क्योंकि आरव ने उस आइसक्रीम वाले को प्लीज करके कहा था, शायद आज पहली बार, और वो बानी के लिए, वरना आरव खुरना की लाइफ में प्लीज, सॉरी, थैंक यू उसके लिए एग्जिट भी नहीं करते थे। ये लड़की अक्सर यहाँ पर रोज रात के समय कुछ बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने आती रहती है, लेकिन ये कहाँ रहती है ये बात मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से पीछे 10-12 झोपड़ी पट्टी और कुछ चोल और साथ ही छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ रहती है, लेकिन आप कल जरूर आएगा, वो कल भी आएगी। आइसक्रीम वाले ने आरव से कहा, जिससे आरव के मन को कुछ तो सुकून मिला था और वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी पीछे मुड़कर उस आइसक्रीम वाले को कुछ पैसे और अपना कार्ड देते हुए कहता है, थैंक यू, बदले में कभी आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि आपने आज खुद मेरी इतनी बड़ी मदद करी है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। थैंक यू सो मच कहकर आरव वहां से चला जाता है, जिसके लिए वो आइसक्रीम वाला आरव को देखकर मुस्करा रही कहता है, लगता है अपनी बीवी के प्यार के लिए तरस रहा है। वही इधर बानी सभी बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हुए वापस आ रही थी। सारे बच्चे कैसे भी थे, लेकिन इस बस्ती में बानी के साथ ही रहते थे, क्योंकि भले ही बानी उनके थ्रू अपना केटरिंग का बिजनेस कर रही थी, लेकिन उन बच्चों के साथ बानी की एक अच्छी दोस्ती थी जो लड़ झगड़ कर भी बाद में मीठी हो जाती थी। बानी सभी बच्चों को उनके घर भेजने के बाद अपने घर में आती है, जहां पर वो 1 महीने से रह रही थी। वही अब बानी अपने फ़ोन पर आरव की फ़ोटो को देख रही थी, जिसे देखकर बानी उसे अपने सीने से लगा कर कहती है, गुस्सा भी उतना ही है जितना प्यार है मुझे आपसे, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आप कभी कभी नहीं बदल सकते हो। वही इधर खुराना मैंशन में आरव अपने रूम में रोजी से खुश होते हुए बात कर रहा था और उसे बानी के बारे में बता रहा था कि उसने बानी को देखा। रोजी, शार्प रैबिट मुझे मिल गया है और अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड, और तुम हमारी लिटिल सी बेबी। ये कहकर आरव गहरी सांस लेता है और फिर खुद से कहता है, अब बस कल का इंतजार है मुझे, जब मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। आई प्रॉमिस, अब बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ए फ्लैट आगे अगले दिन वीर नियति को जबरदस्ती अपने साथ शॉपिंग करने मॉल में आया था और खुद ही निधि के लिए अपनी पसंद के कपड़े और साड़ी दिलवा रहा था। वही निधि को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मॉल में सभी लोग वीर और निधि को देखकर मुस्करा रहे थे, जिन्हें देखकर निधि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होते हुए वीर से कहती है, सर प्लीज़ मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है और मेरे पास पहले ही बहुत सारे कपड़े हैं, प्लीज़ वापस चलिए ना। बीवी, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पसंद के नहीं है ना। बस आज मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद के कपड़े लेना चाहता हूँ, ताकि मेरी मनपसंद बीवी मेरे पसंद के कपड़े पहने। चलो अब तुम्हारे लिए और कुछ देखते हैं। कहते हुए वीर निधि का हाथ पकड़कर उसे बिना किसी की परवाह किए दूसरे सेक्शन में ले जाने लगा, जिससे निधि उससे अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, आप बात बात पर हाथ क्यों पकड़ लेते हैं? मुझे पहले ही यहाँ पर अजीब लग रहा है, सब मुझे और आपको देख रहे हैं। और अब ये कहकर निधि थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। वही वीर उसकी बात सुनकर इधर उधर देखने लगा, जिससे वीर समझ गया कि निधि को शर्म आ रही है, जिससे वीर निधि को देखकर हंसते हुए बोला, बीवी तुम्हें बस खुद से शॉपिंग करा हूँ, न कि सबके सामने किस कर रहा हूँ। ये सुनकर निधि हैरानी से वीर को देखने लगी, जिससे वीर निधि के ऊपर थोड़ा सा झुककर उसके कान के पास बोला, ऐसे मत देखो, वरना मैं जो बोल रहा हूँ वो सच में कर सकता हूँ, करके दिखाऊं।
वही ये सुनकर निधि वीर से दूर हो गई और घबरा कर बोली, आप शॉपिंग करा रहे थे न, चलिए। वही वीर मुस्कुराता है और फिर निधि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दूसरे सेक्शन में ले जाने लगा। और वही थोड़ी सी दूर खड़ी शनाया कब से वीर और निधि को देख रही थी, जिन्हें ऐसे साथ में लवी डवी देखकर उसका भी उबल रहा था और निधि को देखकर ही उसे अभी जान से मारने का मन कर रहा था। तुम दो कोड़ी की लड़की, जिसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कहाँ से मेरे और वीर के बीच में आ गई, वरना आज वीर मेरा हो जाता। कितनी मुश्किल से मैंने दिव्या आंटी के सामने अपनी इमेज इतनी अच्छी बनाई हुई थी ताकि वो मुझे अपनी बहू बना दे और मैं वीर की वाइफ बन जाऊं, लेकिन क्या फ़ायदा, आज मेरे जगह ये गंवार सी लड़की जो वीर को डिसर्व तक नहीं करती है और आज वीर की वाइफ बनकर इतने बड़े मॉल में घूमकर वीर के पैसे से शॉपिंग कर रही है। ये कहकर शनाया मन ही नहीं निधि के लिए नफरत सोचने लगी, लेकिन तभी उसे के दिमाग में कुछ आया और ये बात उसने फ़ोन पर दिव्या जी को बताई दी और फिर एविल स्माइल करने लगी और फिर खुद भी उसी सेक्शन की तरफ चली गई जहां पर वीर और निधि गए थे। वही निधि अपने लिए कुछ साड़ी को देख रही थी कि तभी वीर उसके पास आया, जिसके हाथ में एक शॉर्ट ड्रेस थी जो वो निधि के हाथ में थमा कर बोला, इसे ट्राई करके आओ, मुझे देखना है तुम कितनी सुंदर लगती हो। वही निधि जो अभी तक अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस को हैरानी से देख रही थी, जो बहुत अटपटी सी थी, आगे से उसमें बहुत सारे कट थे और पीछे से वो ड्रेस पूरी बैकलेस थी। जो नाम की ड्रेस थी, ड्रेस के नाम पर बस उसमें कुछ पट्टी लगी हुई थी। निधि वीर के हाथ में वापस ड्रेस दे बोली, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं न, ये ड्रेस नहीं है। वही वीर निधि को ड्रेस देते हुए कहता है, बीवी मैं जानता हूँ, पर मैं देखवा चाहता हूँ कि मेरी बीवी इस ड्रेस में दिखती कैसी है। सर आप क्यों जिद कर रहे हैं, इस ड्रेस में देखने लायक कुछ भी हो है, मुझे नहीं पहनना है। निधि ने वीर को देख रोनी सूरत बनाकर कहा। वही उनसे दूर खड़ी शनाया जो चुपके से उन दोनों को देखकर उनकी बात सुन रही थी, वो निधि की बात सुनकर कहती है, पता नहीं इस वीर को इस लड़की में क्या दिखाई दिया, वीर इसे इतनी महंगी और गुड लुकिंग ड्रेस पहनने के लिए बोल रहा है और ये नखरे कर रही है। ये लड़कियां ऐसे ही भोली भाली बनकर अमीर लड़कों को फंसा कर ही तो शादी करती हैं। वही वीर जो निधि की बात सुनकर फिर भी नहीं माना था और अब खुद ही जबरदस्ती निधि को लेकर चेंजिंग रूम में आ गया था और चेंजिंग रूम में खड़ा एक दीवार से सटकर आराम से खड़ा मुस्करा कर निधि से देख रहा था, जो अभी भी ड्रेस को देखकर रोनी सूरत सी बना रही थी। बीवी जल्दी पहनो, वीर ने मुस्करा कर कहा, जिससे निधि ने कहा, सर पहले आप पहले बाहर तो जाइए, तभी तो मैं पहनूंगी। नहीं, मुझे देखना है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तो तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से और अच्छे से सब कुछ देखा है, वीर ने निधि के करीब आते हुए कहा, जिससे निधि अब दीवार से सटकर खड़ी हो गई और अब घबरा कर कहती है, आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर जाइए। वही वीर निधि को बात सुनकर उसकी साड़ी के पल्लू को उसके सीने से अपने हाथ से हटाकर धीरे धीरे निधि की प्लेट्स को खोलकर निधि के गले में अपने गीले अंदस को चलाते हुए बोला, बीवी तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा हूं ताकि तुम मुझसे शर्माना छोड़ दो। ये कहकर वीर निधि की पीठ पर हाथ रखकर उसकी साड़ी का ब्लाउज का हुक खोल देता है, जिससे निधि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वीर को दूर करके अपने सीने पर हाथ रखकर अपना ब्लाउज संभाल कर बोली, आप बहुत ज्यादा बेशर्म है, निकलिए अब यहाँ से, वरना मैं कोई ड्रेस नहीं पहनूंगी। वही अब वीर निधि से कुछ दूर खड़ा हुआ था, वो निधि को देखकर खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी कुछ सोचकर निधि को देखकर मुस्कुरा कर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद निधि चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, इनकी बेशर्मी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वही दूसरी तरफ शनाया जो ये बात भी दिव्या जी को बता रही थी कि वीर निधि को ड्रेस पहनने के लिए बोल रहा था, लेकिन निधि नखरे कर रही थी, लेकिन फिर निधि वीर के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। ये सारी बातें शनाया दिव्या जी को नमक मिर्च के साथ निधि को गिरा कर बोल रही थी, लेकिन तभी एकदम से वीर को अपने सामने देखकर उसकी बोलती बंद हो गई।
वही वीर जिसने बहुत ही पहले शनाया को देख लिया था कि वो यहाँ पर उन दोनों का पीछा कर रही थी, और अभी उसने निधि की बुराई भी सुन ली थी, जिससे वीर गुस्से में उसका गला अपने एक हाथ से पकड़कर उसे गुस्से में कहता है, बीवी है मेरी, वो तुम्हारी तरह गिरी हुई लड़की नहीं है समझी, जो हर रात हर किसी लड़के के साथ उसके बिस्तर पर होती है। मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास करी न शनाया अवस्थी, तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरा बर्बाद कर दूंगा। वही शनाया जिसकी आंखों से पानी निकलने लगा था, वो बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, तभी वीर उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद निधि खांसते हुए खुद भी डर से वहां से भाग जाती है। वही वीर फिर से चेंजिंग रूम के अंदर आ रहा था, लेकिन तभी निधि को देखता है जो अपनी साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वीर हैरानी से बोला, ये क्या है? वही ये सुनकर निधि अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अपने फ़ोन को ऑन करके अपनी फ़ोटो उसी ड्रेस में पहनी हुई उसे दिखाकर कहती है, आपने मुझे कहा था कि आपको देखना है कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगती हूँ, बस देख लीजिए। वही ये कहकर निधि अपना फ़ोन वापस अपने पास कर लेती है, लेकिन तभी वीर उसका फ़ोन फिर से लेकर उसका हाथ पकड़कर उसकी फ़ोटो को देखकर निधि से कहता है, तुम मुझे तड़पा रही हो, ये गलत बात है। मैं खुद तुम्हें प्रैक्टिकली देखना चाहता था सामने से, लेकिन तुमने इस फ़ोटो से गड़बड़ कर दी है बीवी। आज तुम बेड पर हिल नहीं पाओगी, क्योंकि मैं बुरी तरह से तुम्हें ट्रीट करने वाला हूँ। वही ये सुनकर निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से वीर को देखने लगी। वही अब आरव वक्त से पहले उसी जगह पर आ गया था और अपनी कार में बैठकर बस बानी का वेट कर रहा है, और वही अब उसका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि बानी कुछ बच्चों के साथ उसी आइसक्रीम वाले के पास आ गई थी, जिसे देखकर आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कार से बाहर आ जाता है। वही बानी आइसक्रीम वाले से बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद रही थी कि तभी वो आइसक्रीम वाला बानी से बोला, अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, आपको पता है कब से सर आपका वेट कर रहे थे, सुबह से ही सर यहाँ पर बस आपके लिए आए हैं। वही ये सुनकर बानी को अजीब सा लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसने आइसक्रीम वाले से पूछा, भैया आप क्या बोल रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, कौन वेट कर रहा था मेरा? आइसक्रीम ने जवाब दिया, अरे वो अपने पीछे देखिए, सर आपके पास तो आ रहे हैं। वही ये सुनकर बानी एकदम से पीछे मुड़ जाती है और वो आरव को देखकर शॉक्ड हो जाती है। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।